तो हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जितने भी ज्वेलरी सेक्टर में हमारे कंपनीज हैं, सारे आपके बी टू बी प्लेयर्स, बी टू सी प्लेयर्स और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बी टू बी में काम करते हैं, वो बी टू सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उनको आप बी टू बी टू सी प्लेयर्स कह सकते हो। उन सभी प्लेयर्स को कंबाइन करेंगे और एंड में मैंने कुछ और प्रीमियम प्ले के लिए एक या दो प्लेयर्स को और एक्स्ट्रा ऐड किया है, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि पूरे सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं बाय द एंड ऑफ FY 26, और यहाँ से हमें सेक्टर को आगे जाते हुए कैसे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए मैंने लगभग पूरे 15 नाम नेम्स लिए हैं। तो शुरू करते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में, तो जैसे मैंने इस पूरे वीडियो के लिए लगभग यहाँ पे 14 या 15 नेम्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, स्टार्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे आपके जो भी मतलब आपके B2C प्लेयर्स हैं, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण है, सेनको है, बाकी कंपनीज है। फिर वहाँ से कुछ हम लोग B2B to C प्लेयर्स चलेंगे, बिकॉज वो एक तरह से ट्रांजिशन करते हैं आपका B2C प्लेयर से और B2B प्लेयर्स की तरफ। फिर एंड में हम लोग आपकी जो B2C प्लेयर्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अगर ये जान ले कि इस पूरे सेक्टर में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे, तो हमें उससे क्या होगा, हर प्लेयर्स को समझने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट क्वार्टर में एक एक डिटेल वीडियो किया था, वहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या चीज़ों के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको समझाया था काफ़ी अच्छे से। तो उसको ही कंटेक्स्ट लेते हुए कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, और जो मुझे क्वार्टर 4 के जितने भी ये 15 या 20 नाइम्स को जितने मैंने रीड किया है, उनसे जो भी मुझे अपडेट्स मिले हैं उन सभी को कंबाइन करके ये बेसिकली की ट्रेंड्स की एक स्लाइड बनाई है। तो उसके बारे में अगर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूँ, तो जैसे अगर आप टाइम एनालिसिस बोलेंगे, तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे जितने भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो आप ये पाएंगे कि पूरे सेक्टर में एक पूरा ये जो कंसर्न आप कह लीजिए या फिर जो सबका हमारा असेसमेंट होता है कि जितने भी गोल्ड कंपनियां हैं, सबकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो रही है, लेकिन जो आपकी वैल्यू ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इससे अल्टीमेटली दिक्कत क्या होती है, देखिए अगर आप ये देखोगे 1980s वगैरह लोगे, तो वहाँ पे जो गोल्ड की प्राइसेस थी वो लगभग 1500 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। तो अभी पिछला मान लीजिए 30-40 साल बीत गया है, तो वहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो गोल्ड की प्राइसेस है ऑलमोस्ट काफ़ी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 10% CAGR से वो ग्रो किया है। तो आपने ये तो देख लिया कि जो पूरा गोल्ड सेक्टर है, यहाँ पे आपने देखा इस पूरे समय के अंदर बहुत सारे गोल्ड की कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां आई, उन्होंने काफ़ी स्टोर्स एक्सपांड किए और काफ़ी ग्रो किए। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि जब आप पूरे सेक्टर को देखते हो ना, यहाँ पे जब हम वैल्यू ग्रोथ देख रहे हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, जैसे कि हम कोई रिटेल कंपनी को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वीडियो रिटेल डिस्कस किया है, तो वहाँ पे ये पाएंगे कि वहाँ पे आपका जो वैल्यू मतलब वॉल्यूम ग्रोथ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफकोर्स जो आपकी ज्वेलरी कंपनी है यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे नेट नेट अगर आप देखते हो ना, जो आपका पूरा ये वॉल्यूम ग्रोथ है, आप जब भी इस पूरे सेक्टर को देखते हो, यहाँ पे आप वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसको आप कंबाइन करके देखिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो कस्टमर है, जो गोल्ड की पूरी रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री में जिस तरह से यूज़ की जाती है, वो एक तरह से मान लीजिए आपका एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको यूज़ करते हैं। तो जो कस्टमर है उसका जो बजट है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपको 1 लाख का कोई गोल्ड परचेज करना है, तो जब मान लीजिए गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका जो नेट मतलब आपकी जो पूरी बैलेंस शीट है, जो आपकी सैलरी है, जितना आप कमाते हो, उसकी क्वांटम उस गोल्ड प्राइसेस के इंक्रीमेंट के प्रोपोर्शन में आपकी बढ़ जाएगी। तो वो होता नहीं है। इसलिए क्या होता है, जितनी भी आप गोल्ड कंपनीज को देखोगे ना, तो जो कस्टमर है आपका, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ती है तो उसका जो बजट होता है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। अब जो उसका बजट है मोर और लेस मान लीजिए वो इन लाइन ही रहता है, तो वहाँ पे क्या करता है वो कस्टमर जो है आपका, वो आपका जो वॉल्यूम है, मतलब जो गोल्ड की जितनी वॉल्यूम उसको परचेस करनी है उसको वो कर्टेल कर देता है। तो इसीलिए जैसे अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को देखेंगे, या फिर अगर आप टाइटन को देखिए, या फिर अगर आप सेनको गोल्ड, या फिर इन जनरल अगर आप B2B प्लेयर्स जो है उनका अगर आप जो कमेंट्री है अगर आप उसको सुनोगे, तो आप ये पाएंगे कि जैसे कल्याण ज्वेलर्स कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे गोल्ड की प्राइस 100 रुपये बढ़ी है, तो हम लोग इन्वेंट्री में लगभग 30 से 40 रुपये का ही बढ़ाते हैं। तो आपने ये देखा कि जो टैम है, मतलब जो टैम है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से उसका एक्सपांसन तो होता है, बट टैम इतने तेजी से नहीं बढ़ता है कि जितना गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रही है उतना ही ह्यूजली टाइम बढ़ जाए, बिकॉज इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो तो उस रेट पे नहीं बढ़ रही है ना। तो पहला वो चीज़ हमें समझना समझना जरूरी है। तो ये आपको जो टैम है गोल्ड के पूरे सेक्टर में उसके बारे में समझ में आया। फिर हमने राइजिंग गोल्ड प्राइस के बारे में बात की। तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं सरकार की जो ये कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आया है, जो कि हमारी मिडिल ईस्ट में जो पूरी क्राइसिस होगी, उससे हमारा जो ये कस्टम ड्यूटी है इस चीज़ों के कारण पूरा सेक्टर कैसे अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप असेसमेंट देखोगे ना, जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी का असेसमेंट अलग अलग है। तो अगर आप जैसे अगर आप DP आभूषण वगैरह को देखोगे, तो वो कंपनियां कहती हैं कि हमारा जो पूरी फुटफॉल्स वगैरह है वो हमारी कम हुई है। वहीं जब आप B2B कंपनीज को देखोगे ना, तो वहाँ पे एक कॉमन कंसेंसस सभी कंपनियों का कॉमन ट्रेंड है कि जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ती है, मतलब कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट है, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने अगर क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 के नंबर देखे हैं, तो वहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो बढ़ गई। उससे क्या हुआ, उससे नेट जो कस्टमर है आपका, उसका जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, मतलब जो आपकी ये कॉइन्स वगैरह खरीदता है, गोल्ड के बार्स वगैरह जो खरीदता है, उसकी जो सेल है वो आपकी बढ़ गई।
तो पहला इंपैक्ट वहां पे हो रहा था। अब लेकिन कस्टम ड्यूटी का आप सरकार ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो 1 या 1.5 साल पहले सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 15% से घटा के लगभग आई थिंक 9 या % कुछ किया था, लगभग 6 या 7% के बीच में उसको घटाया था। तो नेट नेट अगर आप ये देखोगे तो कस्टम ड्यूटी से हुआ क्या है, सरकार ने जो 1 साल पहले कस्टम ड्यूटी को घटाया था उसको वापस बढ़ा दिया है। और दूसरा चीज क्या है, आप ये देखिए, अगर आप रिकॉल कर सकते हो पिछले कुछ महीनों पहले जब गोल्ड की प्राइसेस पीक की थी, तो लगभग वो 1,80,000 10 ग्राम के रुपए, 10 ग्राम जो होती है उसके लिए प्राइस हो गया था। वहां से गोल्ड की प्राइसेस स्टेबलाइज हुई है, लगभग 1.5 लाख पे अभी चल रही है। तो आप देखेंगे अगर जो कस्टम ड्यूटी वापस सरकार ने बढ़ाई है तो उससे नेट नेट जो गोल्ड की प्राइसेस है वो कितने पे आके मतलब रह गई है, तो लगभग मान लीजिए 1,60,000 पे आके अटक गई है। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि जब गोल्ड की प्राइसेस 1,80,000 थी, तो वहां पे भी आपने ये देखा पिछले क्वार्टर्स में सभी गोल्ड कंपनियों ने अपना सेल्स किया है, एक्सपांसन किया है। तो आप ये देख रहे हो कि जो गोल्ड की प्राइसेस है उससे जो नेट कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट है, वो जो आपके कस्टमर के फुटफॉल्स है उसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है। भले ही कुछ समय के लिए जो कस्टमर का बिहेवियर है वो भले ही चेंज हो सकता है, बट उससे जो जितनी भी आपकी कमेंट्री है सभी कंपनियों की, वो कुछ कोई भी कंपनी ये नहीं कहता है कि इससे वो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आने वाला है। और किसी भी कंपनी ने अपने कस्टम ड्यूटी के इंपैक्ट के कारण अपने गाइडेंस को रिड्यूस वगैरह नहीं किया है। तो ये पूरा आई होप आपको कस्टम ड्यूटी का जो इंपैक्ट है वो समझ में आ गया होगा। और दूसरा चीज क्या है, कस्टम ड्यूटी का नेट नेट अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, तो आपकी जो गोल्ड बार्स है, गोल्ड कॉइन्स है, उसकी सेल्स कम होने वाली है। और जो वेडिंग डिमांड है, मतलब लाइफ स्टाइल की डिमांड होती है, उस पर उतना कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो ये आपका कस्टम ड्यूटी के बारे में हो गया। हमने वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक और ट्रेंड अगर आप देखते हो कि राइज ऑफ फैशन ज्वेलरी हो गया है। आप देखिए, अगर आप कुछ कंपनी जैसे अगर आप ब्लू स्टोन ज्वेलरी को देखते हो, या फिर अगर आप एग्जांपल के लिए पीएनजीएस गर्गी को देखिए, या फिर जैसे आप टाइटन को अगर हम देखें तो वहाँ पे उनका जो है तो चलिए प्रीमियम ब्रांड हो गया। फिर आपका जो कैरेट लेना है, या फिर एक जो आपका ये मिया वाली ब्रांड है, ये सब क्या है, ये सब आपके जितने भी ये फैशन ज्वेलरी होती है। फिर अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आप पाओगे कि सवारोस्की की एक शोरूम्स वगैरह होती हैं। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, जैसे मान लीजिए आपका गार्गी है, गार्गी आपका वो सिल्वर वगैरह जो होती हैं उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो जैसे जैसे आपकी जो एस्पिरेशनल यूथ है, जो वुमन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो उससे आप ये पाओगे कि अल्टीमेटली जो आपका कस्टमर है वो आपका इन्वेस्टमेंट फोकस्ड ऑफ कोर्स है, बट उससे चेंज होकर आपका जो डेली वेयर होता है, मतलब आपकी जो ऑफिस वेयर होती है, वहाँ उन सभी जगह आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आप पाएंगे जो भी ये बाकी जेम स्टोन्स होते हैं उनकी पूरी एक नई ट्रेंड स्टार्ट हुई है। तो इसके कारण जितनी भी कंपनियां हैं ना, एक तो क्या हुआ है कि पूरे सेक्टर में नई नई कंपनियों का इमरजेंस हो गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप्स वगैरह से पैसे लेके कंट्री में आई है, सीड फंडिंग लिया है और वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने आईपीओ से पैसा उठाया है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में हमें अभी और डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आप देख रहे हो राइज ऑफ फैशन ज्वेलरी का एक ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा अगर आप एक और ट्रेंड देखने की कोशिश करोगे ना, तो आप ये पाएंगे कि जितनी भी कंपनियां हैं, आप देख रहे हो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो सभी कंपनियों ने क्या किया है, आपका बेसिकली जो आपका 22 कैरेट्स होता है, जैसे अगर आप सदर्न इंडिया मार्केट देखोगे इंडिया में, तो वहाँ पे आप ये पाओगे कि वो आपकी 22 कैरेट और 22 कैरेट के लिए डोमिनेटेड है। वही अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में आओगे तो आप ये पाओगे कि वहाँ पे जो आपकी गोल्ड की पूरी मार्केट है ना, वो आपकी मान लीजिए मतलब जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसके लिए भी फेवरेबल मार्केट है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे अगर आप सेंको गोल्ड को देखते हो, तो सेंको गोल्ड आपका जो लाइट वेट ज्वेलरी होता है उसमें काफी अच्छा करता है। तो उसके 18 कैरेट्स के प्रोडक्ट्स हो गए, 14 कैरेट्स के प्रोडक्ट हो गए, या फिर 9 कैरेट्स के प्रोडक्ट है, या फिर जो उनका सेनेस ब्रांड है जो कि लैब ग्रोन डायमंड की तरफ काम करता है। तो वो सभी से आपको ये दिख रहा है कि जो एक पूरा सेक्टर है ना, अगेन गोल्ड के प्राइसेस को टैकल करने के लिए आपकी जो ये लाइट वेट ज्वेलरी होती है या फिर जो फैशन ज्वेलरी है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और ट्रेंड अगर आप देखेंगे, सिंस जैसे देखिए अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रही है, तो आपको पता है कि इंडिया में गोल्ड का पूरा हमारे सदियों से चलता हुआ आया है कि एज उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रीट करते हैं। तो जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी तो हमारे घरों में रखा हुआ जो सोना है उसकी भी दाम बढ़ गई। आपने जितने भी ये गोल्ड लेंडर्स वगैरह हैं, कैपिटल ग्लोबल हो गया, मुथूट फिनांस हो गए, ये सभी कंपनियों को हमने डिस्कस किया है। तो आप ये पाएंगे कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है, तो हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास एक मतलब गोल्ड अगर उसको परचेस करना है तो वो क्या करता है, वो अपना ओल्ड गोल्ड लेके आता है, उसके बदले में नया गोल्ड परचेस कर लेता है। तो अगर आप सेक्टर के अंदर पूरा ट्रेंड देखोगे ना, अगर आप सेंको गोल्ड देखते हो तो क्वार्टर 4 के अंदर उनका लगभग मान लीजिए 50% के ऊपर जो सेल्स है वो आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से आता है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो टाइटन भी कहता है, सेम चीज आपका कल्याण कहेगा, और बाकी कंपनियां भी कुछ इस तरह का ही कहती है। फिर आप अगर आप लैब ग्रोन डायमंड्स की बातें देखोगे ना, तो इसमें दो तरह की कमेंट्री पूरी मार्केट में चल रही है। एक तो ये है कि बहुत इंथुजियाज्म है, जैसे अगर आप गोल्डियम इंटरनेशनल कंपनी को देखोगे, अभी जैसे अगर आप टाइटन को देखोगे, टाइटन ने अपना एक बियॉन्ड करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। सिंस टाइटन आपका मार्केट लीडर है तो जो वो करता है तो धीरे धीरे उसको बाकी कंपनियां फॉलो करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जैसे कल्याण हो गया, फिर आपकी पीएन गडगिल है, ये लोग लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज इनकी जो फिलॉसफी है, जो ट्रेडिशनल आपकी प्लेन ज्वेलरी होती है उसमें स्टडेड करके नेचुरल डायमंड हो गया उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये कुछ लैब ग्रोन डायमंड्स का है, बाकी हम कुछ कंपनियां डिस्कस करेंगे तो आपको और मालूम चलेगा। इसके अलावा अगर आप पूरी कंपनियों को देखोगे ना, एक और इसी ज्वेलरी सेक्टर से एक रिलेटेड सेक्टर है आपका वॉचेज और प्रीमियम प्रोडक्ट्स का। जैसे उसमें क्या आते हैं, जैसे आपके परफ्यूम्स वगैरह हो गए, फिर आपकी ये मेंस वगैरह की आपकी वॉलेट्स वगैरह हो गए, फीमेल्स वगैरह के लिए पर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लग्जरी आइटम्स के रूप में उसको
ब्रांड करके सेल किया जाता है। इसी में अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप टाइटन को देखेंगे तो वहाँ पे उनका वॉच वाला सेगमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर आप टाइमेक्स को देखते हो या फिर एथोस को देखते हो, तो आप पाएंगे कि ये पूरे ज्वेलरी सेक्टर को आपको ऐसा गैमेट के रूप में देखोगे तो एक नया पूरा थीम चला है जो आपकी वॉचेस और परफ्यूम को बेचता है। तो कई सारी जो ज्वेलरी कंपनीज है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस एंसिलरी प्रोडक्ट्स की तरफ अपने पूरे जो प्रोडक्ट की ये मतलब गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो हमने कुछ ट्रेंड्स वगैरह के बारे में बात की। अब अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से जो मार्केट का कंसर्न है उसकी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, मतलब अगर आप पूरा ज्वेलरी सेक्टर देखोगे तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो आपकी लगती है, जैसे अगर आप पीएन गडगिल को देखोगे या फिर अगर आप डीपी आभूषण को देखिए, तो आप पाएंगे कि जितनी जो आपकी स्टोर की साइज है उस पर डिपेंड करता है आप कितनी ज्वेलरी का कितना केजीज ऑफ ज्वेलरी अपने शॉप में रखोगे। तो उससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपको कितनी यूज होती है। अब जब गोल्ड के प्राइसेस प्राइसेस बढ़ रही है, खास करके वैसी कंपनियां जो छोटी कंपनियां हैं जो नेचुरल हेजिंग करती हैं, तो उन सभी कंपनियों में आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो आपको क्या होता है, आपका एक लार्ज चंक ऑफ जो पैसा है वो आपके इन्वेंट्री में अटक जाएगा। तो इन्वेंट्री में अटक कहने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री तो ऑफकोर्स आपकी लिक्विड है, बट वो क्या होती है, इन्वेंट्री जो है आपकी रखी हुई है तो उसकी जो प्राइसेस है वो आपकी बढ़ गई। तो आपकी जो पूरी बैलेंस शीट है वहां पे आपका जो इन्वेंट्री डेज है वो आपका काफी बढ़ जाता है। तो अगर आप अक्रॉस द सेक्टर देखोगे ना, एकदम कॉमन थीम है, सभी कंपनियों का एकदम विदाउट एनी एक्सेप्शन सबका इन्वेंट्री बढ़ा है। उसके कारण जो वर्किंग कैपिटल है उसका स्ट्रेच हो गया है। तो मार्केट का एक यही कंसर्न है, मार्केट का कंसर्न ये नहीं है, बिकॉज मार्केट नोस कि जो पूरा ज्वेलरी सेक्टर है वहाँ पे वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ होता है। जो क्वेश्चन आता है वो आपका पूरा हाई इन्वेंट्री और कैश फ्लो जो होते हैं उसके इंपैक्ट के कारण आता है। तो अगर आप कुछ कंपनियों को देखोगे ना, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पहले कैश फ्लो पॉजिटिव थी, तो आप ये पाएंगे कि कुछ कंपनियां, सिंस आपकी छोटी कंपनियां हैं, तो वहां पे आप ये पाएंगे कि उनका कैश फ्लो स्ट्रेच हो गया है, तो कंपनियां अभी कैश फ्लो नेगेटिव हो गई हैं। बट वो कंपनियां क्या है ना, आने आने वाले क्वार्टर्स में गाइड करती हैं कि आपका ये जो कैश फ्लोज है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ पूरे ट्रेंड चल रहे हैं। और फाइनली अगर आप एक फाइनल चीज़ों को देखोगे ना, मैं इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी आपसे वैल्यूएशंस की बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। बिकॉज आप पूरे अक्रॉस द सेक्टर देखिए, आप ये पाएंगे कि बड़ा से बड़ा प्लेयर एक्सेप्ट ऑफकोर्स टाइटन, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो गई है, मतलब बहुत ही कम हो गई है। बिकॉज मार्केट ने काफ़ी समय से पूरे सेक्टर को, सिंस गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो वहाँ पे कुछ सेक्टर को रिवॉर्ड नहीं किया, जो कि जितनी भी क्लैरिटी है उसको लेने का वेट कर रहा है एक तरह से मार्केट। तो वैल्यूएशंस की बात तो हम नहीं करेंगे, बिकॉज वैल्यूज सबकी अच्छे चल रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ से एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि पूरे सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, हमें चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। तो अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो अब हम लोग एक एक करके सारे अलग अलग बिजनेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके बी टू सी प्लेयर्स, मतलब जो आपके रिटेल प्लेयर्स हैं उससे बात करना शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमें टाइटन की बात करनी पड़ेगी। तो टाइटन आपको पता है मार्केट लीडर है। अब मैंने इस वीडियो में टाइटन को क्यों रखा है, अगर आप देखते हो टाइटन का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर का है। बट अगर आपको पूरा सेक्टर देखना है ना, तो टाइटन आपको एक पूरा मान लीजिए स्टार्टिंग का इनिशियल दे देता है आपको समझने के लिए कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। अब आप इस पर्टिकुलर जो इमेज मैंने लगाई है, तो आप यहाँ से पूरे अच्छे से समझ सकते हो कि टाइटन का जो अक्रॉस ब्रांड है ना वो आपको किस किस गैमेट में वर्क करता है। तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। जैसे अगर आप जोया ब्रांड को देखोगे, तो जोया क्या है, जोया मान लीजिए 5 लाख से ऊपर की जितनी भी ये आपकी डायमंड ज्वेलरी होती है ना, उसको परचेस करता है। तो आप पाएंगे कि जोया के जो शॉप्स है वो आपको शहरों में बहुत कम दिखेंगे, टीयर 1 सिटीज वगैरह में दिखेंगे। फिर अगर आपने पूरी ये स्काई गोल्ड को दिखाया, फिर अगर आप बी टू बी ज्वेलरी को भी देखते हो, तो यूएई की एक ब्रांड है दमास। दमास क्या है, वहाँ की एक मेजर ब्रांड है। तो टाइटन ने उसको जाके उसको भी एक्वायर किया है। तो वहाँ पे भी ये लोग अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस को बढ़ाने की बात करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपका ये जो यूएस मार्केट हो गया, वहाँ पे भी सारी कंपनियां जाने की बात करती हैं। बाकी तनेरिया ब्रांड है, फिर आपका जितना भी ये इर्थ है, आपका कैरेट लेना और मिया ब्रांड्स है, ये सब आपकी मान लीजिए मास मार्केट हो गया। फिर आपकी ये जो आपकी ये मतलब साड़ी वगैरह की मार्केट होती है, उन सभी को टैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइटन का पूरा गेम है बेसिकली। अब टाइटन अगर अगर मैं उनकी नेट गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ ना, तो कंपनी वही कहता है कि हम लोग आने वाले समय में लगभग 15 से 20% पे ग्रो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज साइड नोट के रूप में बोलना चाहता हूँ कि टाइटन का जो बेसिकली आपका वॉच वाला सेगमेंट है, और वॉच वाला सेगमेंट है, वो कैसा कर रहा है, वो आप मानेंगे ना, वो भी काफी अच्छा कर रहा है। और उसमें मानेंगे लगभग मान लीजिए 15 से 18 90% के बीच में मार्जिन रहते हैं। अब ये मैं आपको टाइटन के आई केयर वाले के बारे में क्यों बता रहा हूँ, या फिर जो आपके वॉचेस वाला सेगमेंट है उसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैं वीडियो के एंड में एक अलग बिजनेस उसको कनेक्ट करूंगा, तो वहाँ पे जो उसकी मार्जिन की ट्रेजेक्टरी है वहाँ पे आपको दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए टाइटन को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, बिकॉज उद्घाटन तो इससे ही करना पड़ता है हमें। तो चलिए अब नेक्स्ट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस क्या है हमारा, कल्याण ज्वेलर्स है। तो कल्याण ज्वेलर्स को अगर आप देखोगे तो काफी समय से काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक साउथ सदर्न इंडिया प्लेयर है। आपका सदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया में आया, वहाँ की मार्केट को पूरा कैप्चर किया है। अब अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपकी सभी स्टेट्स में आ चुका है। और टाइटन काफी कंसिस्टेंटली काफी अच्छे से काम करता चला आया है। तो FY 2026 जो देखोगे आप उसका ऑलमोस्ट उसी लेवल, मतलब मोर और लेस उस लाइन में ही गुजरा है। अब Q4 के अंदर अगर मैं आपको कुछ संक्षेप में कुछ चीजें बताऊं, तो आप ये पाएंगे इनका ग्रॉस मार्जिन टिप हुआ है। अब
ग्रॉस मार्जिन डिप होने का कारण क्या है? अब पूरे सेक्टर को अगर आप देखोगे ना, आपको दो तरह से देखना है। पहले आप ये देखिए कि क्वार्टर 3 जो होता है वो आप मान लीजिए पूरे सेक्टर के लिए सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। जब आप बाकी तीनों क्वार्टर्स को देखते हो, तो जैसे हमने वीडियो डिटेल के केस में भी देखा था, उनका क्वार्टर 4 में मार्जिन को डिप हुआ है। तो वैसे ही अगर आप कल्याण को भी देखोगे, मार्जिन डिप हुआ है। नॉट जस्ट आपका कल्याण ज्वेलर्स, बाकी कंपनियों के भी केस में ऑलमोस्ट यही वाला ट्रेंड है। तो पहली चीज तो वो है। दूसरा चीज क्या है, कल्याण का जो एक लोगों की नेगेटिविटी मतलब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन इस बारे में आया कि कल्याण ज्वेलर्स ने अपने एक पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जहां से वो लोग जो अपने कारीगर्स हैं उनसे बेटर मतलब पूरी प्राइसिंग वगैरह चार्ज करते थे। तो उससे इनको ग्रॉस मार्जिन में इंपैक्ट मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया था। तो देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि आपको उसी ट्रेंड को कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। अब मैनेजमेंट ने इसमें क्या कहा है, मैनेजमेंट ने इसने कहा है कि जो हमारा ये गोल्ड प्राइसेस का मतलब जो पायलट प्रोजेक्ट था, उसका पूरा इंपैक्ट आपको दिख चुका है। तो उस कारण जो फर्दर मार्जिन में बूस्ट है वो आपको नहीं मिलने वाला है ड्यू टू द पायलट प्रोजेक्ट, अनलेस एंड अनटिल वो आने वाले समय में वापस उस पूरी जो आपकी ये गोल्ड मतलब पायलट प्रोजेक्ट है उसको वापस रीस्टार्ट करे। तो ये इसके बारे में हो गया। अब यहाँ से कंपनी की ट्रैजेक्टरी कैसे होती है FY 27 में, उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने आप ये देखिए, बिकॉज आपने ये देखा कि नॉट जस्ट मैं कल्याण की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप पूरे सेक्टर को देखोगे ना, तो सभी कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है, जितनी भी इनकी गाइडेंस वगैरह होते हैं। ऑफकोर्स फ्यू कंपनीज वो जब हम बात करेंगे उन पे आते हैं। तो देखिए अब कल्याण की यहाँ से ट्रैजेक्टरी क्या है। कल्याण का अगर आप देखोगे प्रेजेंट, अगर मैं आपको पूरे स्टोर्स बताऊँ मतलब इंक्लूडिंग आप मान लीजिए इंडिया के जो इनके स्टोर्स हैं, सदर्न इंडिया को मिला लेता हूँ, नॉर्दर्न इंडिया को मिला लेता हूँ, मिडिल ईस्ट के स्टोर्स हो गए, कैंडियर के इनके स्टोर्स हैं जो कि अभी आपकी प्रॉफिटेबल हो गया है, फिर आपका मिडिल ईस्ट हो गया, फिर आपके US वगैरह के स्टोर्स हैं। तो आपको अगर मैं सबको जोड़ दूं तो लगभग 507 स्टोर्स हैं इनके पूरे कल्याण के। अब कल्याण का यहाँ से जो गाइडेंस है ना, FY 27 का इन्होंने गाइडेंस एक तरह से बढ़ाया है। अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग अराउंड 150 स्टोर्स पूरे खोलने की बात करते हैं FY 27 के अंदर। अब अगर आप नेट नेट यहीं पे स्टोर का ग्रोथ रेट निकालोगे, कितना स्टोर ग्रो हुआ है, तो लगभग लगभग आप पाएंगे कि 30% पे स्टोर का ग्रोथ रेट हो रहा है। अब कंपनी का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो भी मान लीजिए 10% पे आता है। तो कंपनी आराम से यहाँ से लगभग मान लीजिए 30% पे ग्रो करने की एबिलिटी रखती है। अब इसके अलावा कंपनी का आप मॉडल देखोगे ना, तो मॉडल में जो इनका बेसिकली इन्होंने जो पूरा इंडिया में ट्रेंड स्टार्ट किया था कि कोको मॉडल से ये लोग फोको मतलब कंपनी ऑन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल की तरफ ये लोग आगे बढ़े थे। तो उसी मॉडल पे ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ये पाएंगे कि भविष्य में आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वहां पे आपको कंसिस्टेंटली डिप होता हुआ दिखेगा। पहला चीज वो है। दूसरा चीज आप ये पाएंगे इनका जो एबिटा मार्जिन है वो आपको एक्सपांड होता हुआ दिखेगा। तो ये कैसे हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन आपके डिप हो रहे हैं लेकिन एबिटा मार्जिन आपका एक्सपांड हो रहा है। तो ग्रॉस मार्जिन जो डिप हो रहा है वो उसका कारण है आपका अगेन शिफ्टिंग टू द फ्रॉम कोको मॉडल टू द फोको मॉडल। तो उस कारण से आपका ग्रॉस मार्जिन डिप होता है, बट आपके एबिटा मार्जिन इसलिए बढ़ेंगे बिकॉज अभी जो कल्याण है उसका बेस इतना बड़ा हो गया। आप मानिए ना 500 स्टोर आपने खोल लिए हैं, तो आपका बेस काफी बड़ा हो गया है। तो वहां पे आपके जो नेट नेट बेसिकली जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, आपके कॉर्पोरेट कॉस्ट वगैरह होते हैं, उस पर आपको कंट्रोल आ गया है। तो उस कारण आपका एबिटा मार्जिन बढ़ेगा। तो आप जब FY 27 देखोगे ना, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्यू बेसिस पॉइंट्स आपके जो एबिटा मार्जिन है वहां पे आपको बढ़ता हुआ इंपैक्ट दिखेगा। अब एक और कल्याण के केस में एक और पॉजिटिव चीज क्या हो रही है, आप इसमें देखेंगे ना, आप जो इनका PBT लेवल्स है, तो आप वहां पे देखेंगे उसके ऊपर आपका लाइन आइटम आता है, आपका ये फिनांस कॉस्ट आता है। अब उसमें क्या ट्रजेक्टरी है, कंपनी कहता है कि जो इन्होंने नॉन GML लोन्स लिए हैं, सिंस अभी ये लोग GML पे शिफ्ट हो रहे हैं और इनकी बैलेंस शीट बड़ी हो गई है, तो वहां पे ये लोग अपने नॉन GML लोन्स जो डेप्ट है उसको पे करने की बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी कहता है कि बाय द एंड ऑफ H1 मतलब नेट नेट इनका गाइडेंस है कि FY 27 में ये लोग पूरे नॉन GML को जीरो कर देंगे। तो उससे आपको ये दिखेगा लगभग मान लीजिए 40-45 करोड़ का आपको इंटरेस्ट कॉस्ट है वहां पे आपको सेविंग मिलेगी। तो आपको ये दिखता है कि कंपनी के केस में जो इनका FY 27 एंड हुआ है, 26 एंड हुआ है, यहाँ पे आपका जो पैट मार्जिन था लगभग 5.07% पे था। वो कंपनी बात करता है कि वहां से कुछ बढ़ेगा। तो आप जब इनका फॉरवर्ड कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप पाओगे कि लगभग मान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कल्याण कितना पैट कर सकता है बाय द एंड ऑफ FY 27, तो अगर मैं इनका जो फॉरवर्ड पी निकाल रहा था तो आप पाएंगे, लेट मी जस्ट सी द पैट पैट की वैल्यू लगभग इनकी 1800 करोड़ से 1875 करोड़ के बीच में प्रोजेक्टेड है कि जो एज पर माई कैलकुलेशन इनका FY 27 में आ सकता है। उसके बेस पर अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे तो लगभग 20 आता है। नॉट जस्ट कल्याण, आप बाकी कंपनियों की भी जब वैल्यूएशन एक्सरसाइज करोगे तो सबको आपको मिलेगा कुछ इस तरह से ही है। तो ये आई होप कि पूरा एक ब्रीफ में हमने कल्याण के बारे में समझ लिया है। तो आप देखेंगे कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और यहाँ से ट्रजेक्टरी भी काफ़ी अच्छी है। अगेन इनका जो कोको टू फोको वाला मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और कंपनी उस बेसिस पे आगे बढ़ रही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी क्या है, सबकी फेवरेट PN गडगिल है। तो आप PN गडगिल को देखोगे, PN गडगिल क्या है आपका, ये बेसिकली महाराष्ट्र से निकली हुई कंपनी है। वहाँ से ये जो गडगिल फैमिली है ये आपकी निकल के आप देखेंगे इंदौर में इनकी शॉप है, फिर इनका वाराणसी में शॉप है आई थिंक, और इनका कानपुर में भी शॉप है, फिर आप देखेंगे पटना में इन्होंने स्टोर खोला है। तो ये बेसिकली इनकी जो ट्रैजेक्टरी आप मानेंगे कि FY 26 जो पूरा एंड हुआ है यहाँ पे लगभग इन्होंने 78 स्टोर्स खोल लिए हैं। अब कंपनी कैसे कर रहा है, कंपनी अगर आप मोरलेस इन लाइन देखोगे ना तो कंपनी अच्छा कर रही है। बट इसके बावजूद भी क्या है, इस कंपनी को लेके काफी नेगेटिविटी है। इसका कारण क्या है, इसके नेगेटिविटी का कारण इमर्ज इससे होता है कि कंपनी ने जो जब जब से इनका IPO आया है, तो IPO आने के बाद पहले तो इनके जो वो बेसिकली बुलियन सेल्स वगैरह की चीजें चल रही थी, तो वो एक इम्पैक्ट आपको दिख रहा था।
कंपनी ने गाइड किया था कि उसको हम घटाएंगे, तो वो इन्होंने घटाया, वो चीज़ें सही चल रही थी। अब क्वार्टर फोर में इन्होंने क्या किया है, जो अगर आप देख सकते हो, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड यहाँ पे लगाई है। तो आप देख सकते हो क्वार्टर फोर के अंदर जो इनका अदर इनकम है वो उसमें एक ह्यूज जंप दिखा है। अब ये क्यों हुआ है? अब इनके केस में क्या हुआ है, जो आपकी बुलियन सेल्स है वो सिर्फ आपका पीएन गडगिल नहीं, बाकी कंपनियों के केस में भी वो बढ़ रही थी। बट आप ये देखेंगे कि जो पीएन गडगिल है यहाँ पे वो इतनी बढ़ गई है कि आपका जो पूरा ग्रॉस मार्जिन है उसको आपको बहुत ही सीवियरली इंपैक्ट कर दिया है। अब कंपनी ने ऑल्दो उसके बेसिस पे काफी सारे कमेंट्री दी है कि हमारे किस कारण से हुआ है। एक तो उन्होंने वही कहा है कि इनकी बुलियन सेल्स बढ़ गई है। फिर आप दूसरा इनका दिक्कत क्या देखोगे ना, इनका जो आपकी स्टडीड पोर्सन है, मतलब जो आपकी डायमंड में आपकी स्टडिंग होती है, सॉरी गोल्ड में जो आपकी डायमंड की स्टडिंग होती है, उसका परसेंटेज कम हो गया है क्वार्टर फोर के अंदर। ऑल्दो अगर आप ईयर ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, पूरे अगर आप FY 26 को देखोगे, तो वहां पे आपको स्टडीड पोर्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं इसको एज अ न्यूट्रली अगर मैं इसको जज करूँ इस कंपनी को, तो आप अगर मैं इसके अदर इनकम को हटा भी देता हूँ, जहाँ पे अगर मैं गोल्ड या बुलियन सेल्स है उसको भी हटा देता हूँ, तो आप ये पाएंगे कि इनका जो इनका गाइडेंस था, पहले इन्होंने लगभग बोला था कि 9,500 से 10,000 करोड़ करने की बात करते हैं, तो उसमें भी आप पाएंगे कि कंपनी ने 10,000 से ऊपर किया है। अगर मैं आपके अदर इनकम को हटा देता हूँ तो भी, तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू सी कि कंपनी ने परफॉर्म अपने वेल विद इन देयर गाइडेंस किया है, रादर उसको बीट ही किया है। बट सिंस अभी इनका ये जो बुलियन वाला सेल्स इतना बढ़ गया है, दूसरा चीज क्या है, आप ये देखिए ना, इनका जो ग्रॉस मार्जिन है, आपके स्टैंडर्ड पोर्शन कम हो गए हैं, तो उसके कारण एक शॉर्ट टर्म में इनके बिजनेस को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अभी अभी जो मार्केट है, एक तरह से उनकी जो पूरी बुलियन वाली सेल्स की जो चीज थी उससे वो उभरा था, लेकिन एक इन्होंने एक नया सॉकर ये दे दिया है। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर में ये लोग कैसा करेंगे। अब देखिए कंपनी ने सिंस, अब ट्रेजेक्टरी क्या है यहाँ से, तो अगर आप कंपनी को देखोगे ना, कंपनी का जो FY 27 का गाइडेंस था इन्होंने उसको बढ़ाया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी कहता है कि लगभग हम लोग 12,500 से लगभग 13,500 करोड़ करने की बात करते हैं, जो कि नेट नेट अगर आप निकालोगे तो वही 25 से 30% पे ग्रोथ आने की बात करती है। कंपनी अपने कितने स्टोर्स खोलने की बात करता है, कंपनी कहता है कि लगभग हम लोग 25 स्टोर्स खोलेंगे। तो 78 स्टोर्स इनके अभी हैं, मान लीजिए 100+ स्टोर्स हो जाएंगे। अभी जो स्टोर्स का स्प्लिट है 50-50 में, 50% आपका फोको मॉडल, 50% आपका लेगेसी पीएनजी मॉडल पे आएगा, और 50% आपकी लाइफ स्टाइल के स्टोर्स आएंगे। अब उसमें कंपनी का मॉडल क्या है, कंपनी का मॉडल जो है ना, आप देखेंगे पूरे ये लोग फ्रेंचाइज की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अगर ये लोग 25 स्टोर्स खोलेंगे तो उसमें से 20 स्टोर्स आपके फ्रेंचाइज खोलेंगे, और 5 स्टोर्स आपका कोको मॉडल पे होगा। अब ये भी एक कारण है इस कंपनी को लेकर फिलहाल एक अनसर्टेनिटी आ गई है। बिकॉज क्या है, जब आप अगेन देखिए, आप जब फोको मॉडल पे जाओगे ना, तो आपका ग्रॉस मार्जिन से वो आपका टिप हो जाएगा, समथिंग सिमिलर इन द एज इन द केस ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। बट अभी इस कंपनी को उस चीज को परफॉर्म करना पड़ेगा ना, तभी तो मार्केट उस चीज को देखेगा। तो ये आई होप कि मैंने आपको पीएन गडकरी के बारे में सारी चीजें बता दी है। एक फाइनल एक और पॉइंट है, अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, अभी इस कंपनी का क्या है, इनको जो भी इनका स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है वो तो अच्छा ही है, कंपनी अच्छा ही कर रहा है। बट जब से इनका आईपीओ आया है, इनको अभी जो क्यूआईपी करना पड़ेगा, बिकॉज जो एनएससी के रूल्स वगैरह हैं उसमें आपको 75% अपनी पूरी शेयर होल्डिंग रखनी पड़ती है। तो कंपनी अभी क्या है ना, इनको एक तो एक्सपांशन करना है, बट मार्केट इनके बिजनेस को भी उतना वैल्यूएशन दे नहीं रहा है। बिकॉज मे बी मार्केट उस चीज़ को देखना चाहता है, जो भी इनका परफॉर्मेंस है उसको और देखना चाहता है, और ये लोग बीच बीच में थोड़े थोड़े कंसिस्टेंसी रखते नहीं है। तो वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, तो इनका जो क्यूआईपी का चीज़ है, जैसे क्यूआईपी है, अभी ये लोग कर भी नहीं पाएंगे। कर क्यों नहीं पाएंगे? बिकॉज जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी खराब है एक तरह से, मतलब बहुत ही कंपनी को बहुत ही कम वैल्यूएशन मिल रहा है, मतलब पूरे सेक्टर को ही कम वैल्यूएशन मिल रहा है। तो जब तक वो चीज़ आपकी रिजॉल्व नहीं होगी ना, तो कंपनी में देख रहे हैं एक पूरा ओवरहैंग बना रहेगा। अब नेट नेट अगर आप देखोगे ना, कंपनी अच्छा ही कर रहा है, इनके जो बाहर के स्टोर्स हैं, मतलब जो आपके महाराष्ट्र के बाहर के स्टोर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तो कंपनी ने अगर आप देखेंगे ना अपने गाइडेंस को बढ़ाया है। तो ये आई होप कि आपको पूरा पीएन गडकरी के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे, काफ़ी अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब देखें ये कंपनी क्या है, सेंको गोल्ड है। सेंको गोल्ड आपकी जो आपकी वेस्ट बंगाल है वहाँ से निकली हुई कंपनी है। अब इनका मॉडल अगर आप देखोगे ना, कंपनी समझ लीजिए आपका 20% पे ग्रो करने की बात करता है। अब इनके केस में एक दिक्कत क्या है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इनकी हेजिंग वाली जो स्लाइड इसको लगाया है। अब कंपनी की जो हेजिंग पॉलिसी है, सबसे बड़ा मार्केट को इससे ही दिक्कत आती है। अब इनकी जो हेजिंग पॉलिसी है एक्चुअली में फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ये वो गलत नहीं है। अब मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है उसमें, अब मैनेजमेंट दो चीज़ों के बीच में फंसा रहता है यहाँ पे। मतलब एक तो क्या, जैसे आप गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है तो आपकी इन्वेंट्री है वो आपकी बढ़ जाएगी, उससे आपकी बैलेंस शीट मतलब जो आपकी कैश फ्लोज है वो आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। फिर आपका जो भी मतलब इन्वेंट्री जो वर्किंग कैपिटल डेज हो गया वो पूरा स्ट्रेच हो गया। तो एक तो वो फंडामेंटल इशू हो गया। दूसरा चीज़ ये है, अगर आप हेजिंग बढ़ा देते हो ना, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी मान लीजिए जो आपके एमसीएक्स में आपके मार्जिन कॉल्स वगैरह आते हैं वो आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो उससे कंपनी को पैसे वहां पर रखने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पे अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाल के आपको एमसीएक्स में रखना पड़ेगा ना, तो कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या करती है, इससे अपने अपने जो हेजिंग के परसेंटेज है ना, उसको कुछ मान लीजिए 40-50% से कभी बढ़ाती है, कभी उसको 60% पे लेके जाती है, कभी 80-90% करती है। तो वहाँ पे मार्केट को कुछ कंसिस्टेंसी मिलती नहीं है इनके हेजिंग पूरी पॉलिसी को लेके। तो इसी कारण जब आप इनका हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो आप ये पाएंगे कि इनका जो एबिटा मार्जिन है या फिर जो ग्रॉस मार्जिन का नंबर है, वहाँ पे कभी आपको इन्वेंट्री गेंस मिलते हैं, या फिर अगर आपकी हेजिंग हेजिंग का नंबर बढ़ गया, हेजिंग के परसेंटेज बढ़ गए, तो वहाँ पे आपको
EBITDA मार्जिन्स पे एक्सपांसन नहीं मिलेगा। तो अगेन आपको मार्जिन्स की कंसिस्टेंसी नहीं होती है। इसलिए अगर आप पूरा FY 2026 देखोगे ना, सेंट्रल गोल्ड के नंबर्स को देखोगे, तो आप पाएंगे इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इनके नंबर्स वगैरह काफ़ी तगड़े आए हैं। बट उसके बाद भी इस कंपनी को सिंगल डिजिट में वैल्यूएशन अभी फिलहाल मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट देखेंगे कई सारे EPC कंपनी उसको भी नहीं मिलता है। तो मार्केट उस कंसिस्टेंसी को कभी मतलब इनकंसिस्टेंसी को कभी रिवॉर्ड नहीं करता है। अब इसी चीज को मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। तो जैसे देखिए, आप FY 2026 देखोगे ना, तो आप पाएंगे इनका जो भी EBITDA मार्जिन है या फिर जो पैट मार्जिन का नंबर है, आप पाएंगे EBITDA मार्जिन लगभग 10% पे आया होगा, जो कि अगेन काफी काफी ज्यादा है। बट वही जब आप इनका FY 2027 देखोगे ना, इनका जो गाइडेंस है, अगर मैं आपको बताऊं इनका सेंको गोल्ड का गाइडेंस है FY 2026-7 का, तो आप पाएंगे कि कंपनी कंपनी कहता है कि हम लोग वही 18 से 20 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं ये लोग। और और जो इनका मतलब कहाँ पे स्टोर्स खोलेंगे, कहाँ पे ये लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मतलब कुछ स्टोर्स आपके मेनली वेस्ट बंगाल में खोलेंगे, बाकी स्टोर्स आपके ये वेस्ट बंगाल के बाहर, कुछ 40% जो स्टोर्स हैं उसको वेस्ट बंगाल के बाहर। इसलिए जब आप देखोगे ना इस कंपनी को, तो इनका भी मार्जिन्स का कुछ आपको ट्रैजेक्टरी मिलेगा नहीं। अब इसी कारण जब आप देखेंगे इनका जो अगर ROC या फिर ROE की प्रोफाइल देखोगे ना, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आई थिंक 20% के ऊपर चली गई है, मतलब 20-25% के बीच में इनकी ROE आई है और ROCE भी आई है, बिकॉज आपको इन्वेंट्री गेंस वगैरह मिल गए हैं एक तरह से। बट कंपनी जो यहाँ से गाइड करता है तो वही बोलता है कि हम लोग 18 से 20 स्टोर खोलेंगे, जो कि आपका मान लीजिए लगभग इनके पास 205 या 207 स्टोर अभी हैं। तो नेट नेट अगर आप निकालोगे 10% का इनका स्टोर ओपनिंग गाइडेंस हो गया, वहाँ पे कुछ आपकी सेम स्टोर से ग्रोथ आएगी। तो उससे नेट नेट आपको ये दिखता है कि कंपनी वही 18 से 20% पे ग्रो करने की बात करता है। अब चीज़ यहीं पे खत्म नहीं होती है। कंपनी का जो भविष्य का गाइडेंस है, मतलब FY 2027 का गाइडेंस है, वहाँ पे ये लोग जब इनकी EBITDA मार्जिन से उसको कहते हैं कि लगभग 7.5 से 7.8% के बीच में रहेगा, और पैट मार्जिन जो है लगभग 4 से 4.5% के बीच में रहेगा। इसके बेस पे आप अगर निकालोगे इनका फॉरवर्ड PE निकालोगे, या फिर जो अगर आप इनका पूरा पैट निकालोगे, तो आप ये पाएंगे कि इनका जो मार्जिन है वो पूरा FY 2027 में जाके रीसेट होने वाला है। तो आप ये पाएंगे इनका जो EBITDA है रादर डिग्रो होगा FY 2027 में, और सेम पैट भी जो है वो आपका डिग्रो होने वाला है। तो आपको दिख रहा है कंपनी उस तरह से कुछ आगे बढ़ रही है। बट स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। स्टोरी अगर आप देखेंगे सेंको गोल्ड के केस में क्या है ना, सेंको गोल्ड जब आप मानिए आपका वेस्ट बंगाल से बाहर आपका जा रहा है। अब सेंको गोल्ड किस एरिया में काम करता है, आपका Tier 2 Tier 3 सिटीज में काम करता है। यहाँ पे जो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस होती है वो आपकी कम होती है, जब आप कंपेयर करते हो PN गडगिल से या फिर कल्याण से, टाइटन से। तो आपको दिख रहा है ASP यहाँ पे कम होता है। तो इसलिए जो आपका कस्टमर है ना, वो आपका मच मोर प्रोन है गोल्ड प्राइसेस के इंक्रीज से। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं आपको एक अलग तरह से समझाता हूँ। तो देखिए, अब क्या है, इनकी जो टेरिटरी है वहां पे आप देख रहे हो कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे PN गडगिल भी हो गया, वो भी आपका यूपी वगैरह में आगे एक्सपांड कर रहा है। और जो आपका मान लीजिए कल्याण है, वो तो ऑलरेडी एक्सपांड कर रहा है। तो कंपनी यही कहता है कि दे आर फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ। अब वेस्ट में कौन होता है, वेस्ट में आपका PN गडगिल है। साउथ में कौन है, साउथ में आपका कल्याण ज्वेलर है। तो कंपनी जो है वो अपने अपने बिजनेस में काफी कंपटीशन फेस कर रही है। तो क्या है, आपको दिख रहा है कि एक दूसरा प्लेयर, जैसे वीडियो रिटेल में आप देखते हो ना, वीडियो रिटेल आता है, बाजार स्टील का जो ज्योग्राफी है वहां पे आपके मार्केट शेयर को डोमिनेट करता है। तो वही कुछ चीज आप यहाँ पे देखोगे सेनको गोल्ड के केस में क्या है, जो बाकी प्लेयर्स है वो इनको कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। अब इसका दिक्कत क्या होती है, अब देखिए दिक्कत ये है कि कंपनी, आप मैंने आपसे बात किया स्टार्टिंग में ही, कि कंपनी आपने ये देखा कि जो आपका ये स्टडेड ज्वेलरी ज्वेलरी होती है, या फिर जो आपकी 9 कैरेट की ज्वेलरी होगी, 14 कैरेट की ज्वेलरी है, उसमें काफी अच्छा काम करता है। तो लॉजिकली उससे आपका जो मार्जिन है वो आपको एक्सपांड होना चाहिए, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आपके एक हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे कंपनी को क्या है, वो जो एक्स्ट्रा इनको मार्जिन होता है उसको ये लोग पास ऑन नहीं कर पाते हैं, रादर उसको एज अ हेज यूज करते हैं उस कॉम्पिटिशन के लिए, मतलब अपने प्राइसेस को कम रखना पड़ता है। तो क्या देख रहे हो, कंपनी क्या है, कंपनी के मार्जिन में इनकंसिस्टेंसी है। फिर आपका जो आपका ये कंपटीशन भी फेस कर रहा है, तो आपको क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड पोर्शन बढ़ने से जो हेल्प मिलने वाली है वो भी आपको नहीं मिलती है। तो आई होप कि आपको पूरा सेनको गोल्ड की कहानी में, मतलब स्टोरी में क्या चीज़ें चल रही है वो चीज़ चल रही है। और बाकी अपना कंपनी जो विजन देता है वही कहता है कि बाय द एंड ऑफ 2-3 ईयर्स ये लोग आपका वही 20% मार्जिन, मतलब ये ROC और ROE करने की बात करते हैं। तो डायरेक्शनली सेनको गोल्ड अपने पेस पे ग्रो कर रहा है, बट देर आर सेवरल अदर प्लेयर्स जो कि सेनको गोल्ड को काफी सारे पैरामीटर्स पे बीट कर रहे हैं। तो सेनको गोल्ड की स्टोरी को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और रीजनल प्लेयर प्लेयर की बात करेंगे, कुछ हमारे पास रीजनल प्लेयर्स हैं। तो आप देखिए DP आभूषण की बात करते हैं। DP आभूषण कहाँ से निकला हुआ प्लेयर है, तो आपका वो सेंट्रल इंडिया होता है ना, जहाँ से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपकी ये जो राजस्थान की बॉर्डर टच होती है, मतलब नीमच एरिया हो गया, रतलाम एरिया हो गया, ये सभी एरिया पे DP आभूषण काम करता है। अब DP आभूषण का क्या है, इनका भी जस्ट लाइक आपके ये जो PN गढ़ी है, कुछ वैसा ही केस यहाँ पे चल रहा है। इनका भी IPO आया है, इनको भी QIP करना है। QIP करना है, उससे पैसे उठाएंगे, मार्केट में एक्सपांड करने की बात करते हैं, जो इनका पूरा विजन है। FY 30 तक ये लोग लगभग 51 स्टोर्स करने की बात करते हैं। अभी अगर आप इनका नेट स्टोर्स देखोगे ना, जितना मुझे आता है लगभग 12 स्टोर्स इनके अभी हैं। रतलाम में इन्होंने एक स्टोर खोला है, आई थिंक एक और स्टोर इन्होंने धर में खोला है। धर आपका MP में आता है। तो इन्होंने 2 स्टोर्स खोले हैं। अब कंपनी को देखिए, आप अब अगर आप DP ऑपरेशन का बिजनेस मॉडल देखोगे ना, यहाँ पे जो स्टोर्स की साइज होती है ना, वो आपका
ज़्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर पीयर्स। तो देखिए, आप एक छोटे प्लेयर हो, आपकी स्टोर की साइज़ जो है वो आपकी बड़ी है, तो आपको वहाँ पे इन्वेंटरी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपके पास जो बैलेंस शीट है, उसमें उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बट आपकी स्टोर की साइज़ ज़्यादा है। तो आपने क्या देखा, इस कंपनी के केस में जो पूरी कैश फ्लोज़ है वो काफ़ी अफेक्टेड है। ये तो पहला चीज़ हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, इनका जो पूरा ये अपना जो मोड कहते हैं, मतलब जो जैसे ये जो पुरानी फैमिलीज़ की बिज़नेस होती है, वो आपके मान लीजिए 100 ईयर से चला आ रहा है। तो ये लोग कहते हैं यहाँ पे एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट ये लोग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो ये लोग अपने फुटफॉल्स वगैरह जो है उसको लेके काफ़ी मतलब बातें कहते हैं कि वो काफ़ी कन्वर्जन में हेल्प मिलता है। बट अगर आप डीपी ऑपरेशन को देखोगे ना, जितना भी इनका बात है, पिछले कुछ क्वार्टरों से 4-5 क्वार्टरों से इनका फुटफॉल्स हमेशा कम हुआ है। तो ये पूरा डीपी ऑपरेशन के केस में है। बाकी अगर आप चीज़ बताओ ना डीपी ऑपरेशन के केस में, तो आप पाएंगे कि कंपनी ने अपने बोथ टॉप लाइन की गाइडेंस को FY 26 के लिए मिस किया है, और जो FY 27 का भी इनका गाइडेंस है उसको भी मिस किया है। तो अगर आप देखते हो इनका, अगर मैं आपको गाइडेंस बताऊं, इनका इनका अगर मैं गाइडेंस बोलूँ, अगर आपको FY 26 का इनका पहले का गाइडेंस था लगभग 4,500 करोड़ पे ये लोग एंड करने की बात करते थे। इन्होंने एक्चुअली में लगभग 4,070 करोड़ किया है। वैसे ही अगर आप FY 27 का गाइडेंस देखोगे, पहले इनका गाइडेंस लगभग 6,000 करोड़ करने का था, उसको इन्होंने घटा के लगभग 4,800 करोड़ कर दिए हैं। तो आपने ये देखा, डीपी आभूषण इज वन ऑफ द कंपनी जहाँ पे कंपनी ने रादर अपने गाइडेंस को कम किया है। गाइडेंस कम क्यों किया है? बिकॉज क्या है ना, इनका जो स्टोर ओपनिंग भी है ना, उसको भी इन्होंने डिले कर दिया है। कुछ स्टोर्स इनको FY 27 के स्टार्टिंग में खोलने थे। सिंस की गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गई है, तो इनको बैलेंस में ऑफकोर्स दिक्कत दिख रही होगी, कैश फ्लोज की कमी होगी, तो उसको बढ़ा के इन्होंने H2 ऑफ FY 27 कर दिया है। तो हम लोग उस कंपनी को फर्दर ट्रैक करते रहेंगे, और जब इनकी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे इसके बारे में फर्दर हम लोग बात करेंगे। तो अभी तो फर्दर इस पे कुछ और ज़्यादा बात करके हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। तो चलिए नेक्स्ट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग, हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हमने अभी तक जितने भी बिजनेस को डिस्कस किया था, तो आप देखेंगे हमने बी टू सी प्लेयर्स जो है उसको डिस्कस कर लिया है। अब B2C को ही कंटिन्यू करूंगा, बट यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, आपसे बातें करूंगा कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपके डायमंड फोकस्ड बिजनेस बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ जैसे PNGS गड़गी हो गया, फिर आपकी रेवा है, फिर ब्लू स्टोन ज्वेलरी है। इस तरह की जो बिजनेस है ना, जो आपके स्टडीड पोर्शन में काफ़ी आगे बढ़ रही है, इनको समझते हैं और यही करके बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PNGS रेवा से स्टार्ट करते हैं। अब PNGS रेवा कंपनी जो है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। अब ये कंपनी क्या है, ये कंपनी अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ समय पहले एक पूरी स्लाइड शेयर की थी जहाँ पे मैंने पूरी पीएन गढ़वी फैमिली है उसके बारे में अच्छे से पूरा बता दिया था। तो देखिए, अब अगर मैं आपको PNGS रेवा के बारे में बात करूं, तो ये क्या है? PNGS रेवा आपका पीएन गडगिल एंड सन्स फैमिली से निकली हुई है। अब पीएन गडगिल एंड सन्स क्या है? वो आपका महाराष्ट्र, मान लीजिए कर्नाटक हो गया। इस एरिया में इनकी पूरी ज्वेलरी की शॉप्स होती है। इनकी पूरी पुरानी हिस्ट्री रही है फैमिली की। अब ये लोग जो इनका PNGS रेवा है और जो गड़गी ब्रांड है ना, दोनों मान लीजिए PNGS सन्स की जो शॉप्स होती है उसके अंदर स्टोर इन स्टोर्स वाले मॉडल पे काम करते हैं। मतलब क्या है, कोने में काउंटर दे देंगे इनको, वहां पे ये लोग अपने जाके प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब दोनों कंपनियों ने अपना अपना IPO लेके आया है। रेवा ने रिसेंटली IPO लाया है, गर्गी ने कुछ 1-2 साल पहले IPO लेके आया है। तो अब अगर आप रेवा का मॉडल देखोगे ना, रेवा का मॉडल क्या है? रेवा का मॉडल पूरा आपका मान लीजिए ये जो नेचुरल डायमंड होता है उसकी तरफ अगर इनका पूरा मॉडल है। तो अब ये लोग करना क्या चाहते हैं? अब ये लोग, कंपनी ये कर रहा है कि जो इनका स्टोर इन स्टोर मॉडल है, वहां से ये लोग आगे निकल के अपनी जो स्टोर है उसको खोलने की बात करते हैं। अब इन्होंने IPO लेके आया, IPO से जो भी इन्होंने पैसा उठाया, उससे ये लोग बात करते हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर लगभग 15 स्टोर्स खोलने की बात, स्टोर्स खोलेंगे लगभग 6 या 7 स्टोर्स अभी FY 27 में खोलने की बात करते हैं, और 8 या 9 स्टोर्स आपके अपकमिंग ईयर में खोलने की बात करते हैं। अब PNGS रेवा जो है ना, आप देखेंगे इनका, यहीं पे मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जैसे जो आपकी जो डायमंड के जो बिजनेस होते हैं और जो आपकी ज्वेलरी के बिजनेस है, यहाँ पे अंतर क्या है? तो देखिए, जो आपका डायमंड की विक्रेता है, मतलब जो डायमंड की बिजनेस होती है ना, वहाँ पे आप ये पाएंगे, सिंस आप देख रहे हो जो डायमंड है आपकी, वो सेम नहीं है आपकी ज्वेलरी बिजनेस की तरफ। तो ज्वेलरी बिजनेस जो होती है वहाँ पे आप पाएंगे, जैसे अगर आप PN गडकरी को देखिए, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे जो एसेट टर्न होता है, मतलब आपकी जो इन्वेंट्री की चर्निंग होती है, वो आप 4x 3x 4x पे कर पाते हो। वही जब आप एक डायमंड बिजनेस को देखते हो ना, क्योंकि जो डायमंड है वो आपका मान लीजिए, जो आपकी एक नई स्टोर होती है, वहाँ पे जो आपका इन्वेंट्री टर्न आएगा, वो आपका 0.7 आता है। मान लीजिए अगर बहुत स्टोर मैच्योर हो गई, तो आपकी 1.2x हो जाती है। ये कुछ वैसा है जैसे हम जो वो फार्मा कंपनी डिस्कस करते हैं ना, वहाँ पे भी 1.5-2x के आसपास इन्वेंट्री टर्न रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आपका डायमंड का बिजनेस है ना, ये आपका एक लोअर मूविंग बिजनेस है। यहाँ पे आपके डिजाइन वगैरह जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। अब क्या इससे बिजनेस मॉडल जो होता है, एक मान लीजिए जो आपका डायमंड वाला बिजनेस मॉडल है, क्या वो खराब हो जाता है? या फिर एक जो ज्वेलरी का बिजनेस मॉडल है, क्या वो अच्छा होता है? ऐसा नहीं है। वहीं क्योंकि जब आप ज्वेलरी बिजनेस को देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर आपका चीज़ों को परचेस करता है, वो कई बार आपका मान लीजिए वॉल्यूम से परचेस करता है। कहने का मतलब क्या है, एक कस्टमर गया, वो कहा मुझे 10 ग्राम का सोना चाहिए या 20 ग्राम का सोना चाहिए। डिजाइन भी आता है, बट डिजाइन इज अ सेकेंडरी चॉइस। रादर यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो होता है, डिसीजन जो होता है, वो आपका ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसलिए जब आप ज्वेलरी बिजनेस को देखोगे ना, यहाँ पे आप पाओगे जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं, वो आपके 10 से 15% के बीच में रहते हैं। वहीं जब आप डायमंड बिजनेस को देखोगे ना, जैसे अगर आप रेवा को देखिए, ये जोया वगैरह जो है इनके,
मॉडल है, ब्लू स्टोन को देखोगे, तो यहाँ पे आप पाएँगे कि यहाँ पे जो आपका एबिटा मार्जिन है या फिर जो ग्रॉस मार्जिन है, ये आपका 30%, 35% तक भी जाता है। अगर इसके बाद आपके पास ब्रांडिंग पावर है, जैसे अगर आपका ये ज़ोया वगैरह के ब्रांड हो गए, जहाँ पे तनिष्क तनिष्क के ब्रांड है, तो वहाँ पे आप पाएँगे कि आपके जो ग्रॉस मार्जिन है, वो आपका इवन 40% भी टच करता है। तो आपको ये दिख रहा है कि दोनों चीज़ों का मिक्स है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपकी इन्वेंट्री टर्न को आप ग्रॉस मार्जिन से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे जो नेट नंबर मिला, वो आपको बताएगा कि कंपनी की पूरी ऑपरेशनल कितनी एफिशिएंसी है। तो जब हम पीएनजीएस रेवा को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये पाएँगे कि यहाँ पे इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो आपके मच हायर होंगे जब आप कंपेयर करते हो इसको बाकी रिटेल या बी मॉडल से। वहीं इनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो आपको कम होगा। तो ये पीएनजीएस रेवा के मॉडल के बारे में हो गया। अब अगर मैं आपसे कुछ इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी का जो इनका प्रेजेंट स्टोर्स है, जो भी इनके लगभग 30-35 इनके स्टोर्स है, उससे अगर आप देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 300 साढ़े 300 करोड़ का इनका रेवेन्यू आता है। अब जो कंपनी कहता है कि एफवाई 28 तक जो इनका पूरा कैपेबिलिटी है, इन जो इनके नए स्टोर्स 15 स्टोर्स खोलने वाले हैं, तो उससे पाएंगे लगभग 750 से 720 करोड़ करने की बात करते हैं। तो नेट नेट अगर आप निकालोगे ना, तो ऑन द कंजर्वेटिव साइड लगभग 30-35% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पीएनजीएस जीएस रेवा का जो बिज़नेस लिस्ट हुआ है, ये आपका काफ़ी लो वैल्यूएशंस पे लिस्ट हुआ है। तो कंपनी जब उनका फर्स्ट कॉन कॉल हुआ था, तो कंपनी यही कहता है कि यहाँ पे दे वांट द रिटेलर्स टू पार्टिसिपेट। बट हैविंग सेड दोज़ थिंग्स, अभी जो पीएनजीएस रेवा का मॉडल है ना, यहाँ पे आप पाओगे इनका जो एबिटा मार्जिन्स है, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिक्कत ये दिखेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स वगैरह बताऊँ, तो इनका एबिटा मार्जिन्स इस पर्टिकुलर ईयर में एंड हुआ है 22% पे। अब 22% पे एंड क्यों हुआ है? बिकॉज़ मानिए ना, अभी तक इनके जो नए स्टोर्स हैं, वो अभी बस खोले, आई थिंक सिर्फ एक ही इन्होंने स्टोर्स खोला है। तो आपको दिख रहा है जो इनके पुराने स्टोर्स हैं, उस वो और मैच्योर हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसके कारण आपकी जो डायमंड का पोर्शन है वो बढ़ रहा है, उससे आपका इन्वेंटरी मार्जिन एक्सपांड हो रहा है। बट जैसे ही आपके नए स्टोर्स खोले जाएँगे, उसके आपको एम्प्लॉइज़ देना पड़ेगा, रेंटल कॉस्ट देने पड़ेंगे। अ, स्टार्टिंग में उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि कुछ मान लीजिए 2 से 3% का जो मार्जिन्स है, वहाँ पे डिप मिलेगा। तो पीएनजीएस रेवा जो बिज़नेस है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी ट्रैजेक्टरी है इनकी। बट आपको यहाँ पे इनका जो मार्जिन्स का आउटलुक है, इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल टू कीप इन माइंड एंड कीप इन योर वॉच लिस्ट। तो आई होप कि मैं पॉइंट्स देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने पीएनजीएस रेवा के बारे में आपसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो चलिए नेक्स्ट बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पीएनजीएस गर्गी, अगेन सेम फैमिली से बिलॉन्ग करती है। अब पीएनजीएस गर्गी क्या है? गर्गी अगर आप देखोगे ना, ये इनका जो मॉडल है, देखिए आपने देखा पीएनजीएस सन्स जो है वो आपका मान लीजिए पूरा मतलब ज्वेलरी की तरफ, मतलब गोल्ड की तरफ काम करता है। आपने रेवा में देखा पूरा वो डायमंड में काम करते हैं। गर्गी जो है वो आपका सिल्वर मान लीजिए, अगेन कुछ डायमंड में भी काम करते हैं। इनका जो मॉडल है ना, ये मान लीजिए जो आपकी यूथ है, मतलब जो मिलेनियल्स हो गया, जेन पॉपुलेशन है, उसको बेसिकली टारगेट करता है। इसका जो आपका ज्वेलरी की वैरायटी होगी ना, वो आपकी सस्ती ज्वेलरी होती है। मतलब कुछ 2000 की होगी, 5000 की होगी, 10,000 की होगी, इस तरह का। मतलब जो आपकी यूथ है, मतलब 20 साल का बच्चा है, वो सब लोग उसको पहनेंगे। उस तरह की चीज़ों को टारगेट करता है। अब इस कंपनी को आप देखोगे ना, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है। अब इनका भी जो मार्जिन्स है, यहाँ से स्कोप होने के फर्दर फर्दर काफ़ी ट्रैजेक्टरी दिखती है, बिकॉज़ ये लोग भी अपनी जो पूरी आपकी डायमंड की स्टडड पोर्शन है ना, उसको 14 कैरेट में बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये पूरा गर्गी के बारे में हो गया। और अगर मैं आपसे कुछ बातें करूँ, और कंपनी जो गाइडेंस देता है अपना, लगभग 35 से 40% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं आने वाले 3 या 4 सालों के अंदर। एफवाई 27 जो है, वहाँ पे ये लोग कहते हैं लगभग 190 करोड़ पे एंड करेंगे। एफवाई 28 जो है, वहाँ पे लगभग 260 करोड़ पे एंड करने की बात करते हैं। अब मार्जिन्स अगर आप देखोगे इनका, वही कहते हैं कि स्टेबल है, और फर्दर यहाँ से 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की काफ़ी ट्रैजेक्टरी दिखती है। और कंपनी का अगर आप पूरा स्टोर्स वगैरह भी देखोगे ना, लगभग पूरे 126 इनके स्टोर्स हो गए हैं। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जो हैं, वो लगभग 34 है। स्टोर्स जो हैं, जो आपके ये पीएन गढ़गिल सन्स के अंदर आते हैं, वो भी मान लीजिए 34 है। और थर्ड पार्टी स्टोर्स भी इनके इनके होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये शॉपर स्टॉप हो गया, वहाँ पे इनको एक काउंटर दे दिया गया, तो वहाँ पे भी गर्गी के स्टोर्स रहते हैं। अब कंपनी जो यहाँ से भविष्य में हर साल कहता है कि लगभग 20 से 25 स्टोर से लोग खोलने की बात करते हैं। और अगर आप पूरा ये सेक्टर देखोगे ना, यहाँ पे जैसे हम जब पूरे जो गोल्ड सेक्टर को देख रहे हैं पूरा, तो आप पाएंगे कि जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट है, वो आप देखिए गोल्ड के सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, मतलब 60-40 रेशियो में वो आ चुका है। वहीं जब आप फैशन ज्वेलरी है, जहाँ पे मैं आपकी सिल्वर की ज्वेलरी होती है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पाएँगे कि अनऑर्गनाइज़ जो है, वो आपका मच हायर है। क्योंकि आप देखते हो ना, रोड पे आप देखते हो कि जो मॉम एंड पॉप शॉप्स वगैरह होते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो वहीं पे आपको ये दिखता है कि गर्गी के केस में जो अनऑर्गनाइज़ से ऑर्गनाइज़ में शिफ्ट है, उसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी जो अपना गाइडेंस भी देता है, वो भी वही कहता है कि 35 से 40% पे ये लोग ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा बिज़नेस मॉडल है। अब फाइनली कुछ रिस्क वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब जो डायमंड वाला बिज़नेस है ना, वहाँ पे आप देखते हो काफ़ी ब्रांड आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब वहीं जो गर्गी वाला मॉडल है, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे सर्वोस्की वाला जो आप देखते हो मॉल्स वगैरह में होता है। तो यहाँ पे क्या है, और वैसे जैसे टाइटन वगैरह हो गया, वो लोग भी आपकी ये जो मिया वगैरह है, उन ब्रांड से ये लोग इस तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा बिज़नेस है ना, यहाँ पे आपकी जो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मतलब कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज़्यादा है। तो गर्गी के केस में ये देखना पड़ेगा कि ये लोग कितना उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है, देखेंगे तो ये पूरा गर्गी के बारे में अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू ट्रैक। तो लेट्स पॉज़ द डिस्कशन ऑफ गर्गी हियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिज़नेस।
तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी क्या है? अब देखिए ब्लू स्टोन ज्वेलरी क्या है, जैसे ये गर्गी वगैरह भी है ना, ये सारे भी आपकी ओमनी चैनल परचेज में काम करता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे आज के डेट में सभी कंपनियां आपकी ओमनी चैनल परचेज में जा रही है। अब ब्लू स्टोन ज्वेलरी का मॉडल जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने कुछ क्वार्टरों पहले जब मैंने ये पूरा चैनल स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैंने स्टार्टिंग में इसके मॉडल को समझाया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए ब्लू स्टोन ज्वेलरी जो है इनके इनके बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? बिकॉज ये लोग बात यही करते हैं कि जैसे जैसे इनकी स्टोर्स मैच्योर होती है, तो वहाँ पे जिनका ये जीएम आरओई कुछ करके इनका वर्ड होता है, जिससे ये लोग ग्रॉस मार्जिन और इन्वेंट्री टर्न को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके बारे में आपसे अभी बात कर रहा था पहले। तो अभी आप इनका बिजनेस मॉडल देखोगे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, आपकी स्टडीड पोर्सन है, since आप देखते हो एक आप डायमंड ज्वेलरी बना रहे हो, तो उसमें क्या है, जो परसेंटेज ऑफ गोल्ड होता है, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ गई तो आपका डायमंड का कंटेंट कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो रही है, इस पूरे बिजनेस में अभी मान लीजिए आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको जिनकी स्लाइड्स वगैरह में ग्रॉस और EBITDA मार्जिन से वो कम होता हुआ देख भी सकते हो। तो इनका बिजनेस कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। और बाकी ये लोग कुछ अभी लैब ग्रोन डायमंड की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और कंपनी ने एक और चीज क्या किया, इनका जो फोको मॉडल था वहां से ये लोग शिफ्ट होके ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग को ने अभी हमारा जो बेस है वो इतना बड़ा हो गया है कि ये लोग अब कोको मॉडल पे जा सकते हैं। बट आप ये देखिए ना, जो सेक्टर में बाकी कंपनियां हैं वो आपका कोको से फोको मॉडल पे जाता है, बिकॉज वो एसेट लाइट मॉडल होता है। अब ये कंपनी जो ऑलरेडी पैट होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर वो कोको मॉडल पे गया तो क्या भविष्य में उससे आपकी जो अगेन बैलेंस शीट है वहां पे और कितना आपको केबक्स वगैरह करना पड़ेगा, वो अगेन एक और क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पूरा आपका ब्लू स्टोन ज्वेलरी के बारे में। तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से इनके बिजनेस में थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा ब्लू स्टोन ज्वेलरी के बारे में हो गया। तो चलिए अब हम इसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हम सिंस जो आपकी फैशन ज्वेलरी है, आपके डायमंड हो गया, उस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसको मैं फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका नाम है गोल्डियाम इंटरनेशनल। इसको कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझेंगे। बट अभी मैं आपको अगर ब्रीफ में समझाऊँ तो गोल्डियम इंटरनेशनल करता क्या है। तो गोल्डियम इंटरनेशनल का अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो ये क्या है, एक तरह से मान लीजिए नेचुरल डायमंड होते हैं। जैसे सूरत के व्यापारी होते हैं जो आपको दिखते हो ना सूरत में, वो जो आपकी नेचुरल डायमंड होती है उसकी तराश तराश के उसको पॉलिशिंग वगैरह करके आपकी यूएस मार्केट हो गया, मिडिल ईस्ट मार्केट है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कंपनी भी कुछ वही महाराष्ट्र सूरत से बिलोंग करती थी। वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी, इन्होंने नेचुरल डायमंड को सेल सेल करना स्टार्ट हुआ। अब यूएस में मान लीजिए जो आपकी ये कंपनियां होती है जैसे वॉलमार्ट हो गया, और भी कुछ कंपनियां हैं, उन सभी को ये लोग उनके जो स्टोर्स वगैरह हैं वहां पे गोल्डियम का जो मान लीजिए डायमंड का प्रोडक्ट है वो B2B सेल्स करते हैं। मतलब ये लोग वॉलमार्ट वगैरह को जाके बेचेगा, वॉलमार्ट और वहां पे जितने भी स्टोर्स हैं वो जाके उनके रिटेल शॉप्स पर रखे जाएंगे। तो ये लोग B2B मॉडल में काम करते हैं। तो इनकी नेचुरल डायमंड चीज वहां पे बिकती थी। तो वैसे अब देखेंगे इनका जो इन्वेंट्री है लगभग 60-70% जो इन्वेंट्री है वो यूएस के रिटेल शॉप्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनका पहला मॉडल है। अब चीजें यहाँ से बदली कैसे इनके बिजनेस के लिए, तो इन्होंने क्या किया है समय के साथ, जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स की चीजें इंडिया में आई, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में आई, तो इन्होंने क्या किया अपने मॉडल को शिफ्ट किया। अब लैब ग्रोन डायमंड में ये लोग हायर कैरेटेज की तरफ आगे बढ़े। उससे क्या किया इन्होंने, उनका जो मार्जिन है वो बढ़ना बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना इनका जो पूरा मॉडल है, अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे, तो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो आपका लगभग 70% ऑफ जो पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने लग गया है। नेचुरल डायमंड आपका कम हो रहा है, लैब ग्रोन डायमंड बढ़ रहा है। और दूसरा ये लोग इंटरेस्टिंग चीज क्या कर रहे हैं, इनका जो लगभग मान लीजिए 20% आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है कि वो आपको ऑनलाइन सेल से आता है। अब ऑनलाइन सेल्स कहाँ पे होती है, ऑनलाइन सेल्स दो तरह से होती है। एक आप मान लीजिए यूएस का कस्टमर है, वो भी आपको ऑनलाइन सेल्स कर सकता है, तो ये लोग यहाँ से इसको पूरा एक्सपोर्ट करेंगे और उसको पहुंचने में मान लीजिए 5 दिन 10 दिन जो भी लगता होगा वो लगेगा। दूसरा चीज क्या है, इनका जो पूरा इंटरेस्ट आ रहा है मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इनका जो ओरिजिन ब्रांड है, मतलब इंडिया में इन्होंने क्या किया, ये आई थिंक कोलकाता में भी इन्होंने रिसेंटली खोला है। नेट नेट अगर आप बोलोगे लगभग 24 इनके ओरिजिन वाले स्टोर्स हो गए हैं। इसमें क्या ट्रेजेक्टरी है, तो यहाँ पे ये कंपनी कैसे बात करता है, तो अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो ये कंपनी क्या कर रहा है, आप देखिए इनका जो बेसिकली ओरिजिन ब्रांड है उससे क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं बाईबैक्स वगैरह देते हैं नए नए। अब जो प्रोडक्ट्स हैं आपके यूएस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं, कहने का मतलब क्या है, यूएस मार्केट में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो चुका है उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं इंडिया में, शोकेस करते हैं यहाँ पर और अपने कस्टमर्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आप पूरा गोल्डियम के मॉडल को देखोगे ना, यहाँ पे क्या है, इनका जो बेटा मार्जिन है इसको बढ़ने की काफी स्कोप है। बिकॉज कंपनी का देखिए जो इनका मान लीजिए आप ये लोग कहते हैं कि आने वाले कुछ 3 या 4 सालों में अपने जो पूरी यूएस की एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसको काफी मतलब डबल करने की बात करते हैं। दूसरा क्या है, ये लोग जो इनका पूरा ओरिजिन वाला ब्रांड है उसमें काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ नंबर बताऊं तो आप पाएंगे कि इनका अगर आप देखेंगे ना, इनका प्रेजेंटली लगभग 24 स्टोर्स इनके पूरे ओरिजिन के अभी हैं। FY 27 में ये लोग कहते हैं कि लगभग कुछ हम लोग 8 से 15 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे कुछ समय में ये लोग नहीं एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब 2 से 3 सालों के अंदर लगभग ये लोग 24 से अपने स्टोर्स बढ़ा के लगभग 100 से 125 स्टोर्स करने की बात करते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इनका जो मॉडल है, ये लोग पूरे जो आपकी ये ओरिजिन वाली ब्रांड है उसको लेके काफी मतलब फोकस्ड है और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो आपका ओरिजिन ब्रांड है, जो आपके लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, वहाँ पे आपका जो स्टोर ब्रेक इवन होता है, इन्वेंट्री लगती है वो आपको बहुत कम लगती है रिलेटिवली। जब मैं कंपेयर करता हूँ आपको ये ज्वेलरी सेक्टर की बाकी कंपनियों से, तो आपको वहाँ पे कम लगती है। दूसरा चीज क्या है,
आप ये देखिए, ये लोग जो भी बाईबैक्स वगैरह देते हैं उससे आपको एक तरह से कस्टमर का पूरा मतलब ये ट्रस्ट है वो आपका बिल्ड हो रहा है। तो ये कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ रही है। अब अगर आप देखेंगे इस कंपनी की ट्रैजेक्टरी यहाँ से क्या है, तो कंपनी आपका वही देखेंगे जो मार्जिन है उसमें भी फर्दर स्कोप इंप्रूव होने के काफी स्कोप है, बिकॉज आपका ऑनलाइन सेल्स बढ़ रहा है। फिर आपकी जो ओरिजिन वाली ब्रांड है, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि डायमंड सेक्टर में आप ये देखते हो कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपको मच हायर मिलता है। जैसे जैसे इनका ब्रांड आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमने अभी वो गर्गी के केस में डिस्कस किया था कि वहाँ पे भी मार्जिन बढ़ने के काफी स्कोप है, वैसे गोल्डिया के केस में भी मार्जिन बढ़ने के स्कोप है। बट कंपनी गाइड वैसे ही करता है कि लगभग 18 से 22% के मार्जिन पे ये लोग गाइड करते हैं। बट ये लोग फिनिश आई थिंक जितना मुझे याद है लगभग 24% या 22% पे इन लोगों ने FY 26 को एंड किया है। वो देखते हैं ये कंपनी कैसे आगे बढ़ती है। बाकी इस कंपनी के केस में दिक्कत क्या है ना, हाँ एक चीज़ बताना जरूरी, एक्चुअली दो चीज़ बताना जरूरी है। एक तो देखिए यूएस में अभी आपने देखा कि जो भी ये टैरिफ वगैरह की चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे इस कंपनी ने उस चीज़ को कैसे टैकल किया है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, क्या करते थे ये लोग, जो आपकी ज्वेलरी है उसकी जो केसिंग है उसमें डायमंड यूएस से ही फिल करा के इंडिया में ले आए। इंडिया में ले आके उसमें डायमंड लगाया, उसको पॉलिश किया और वापस एक्सपोर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है ना वो आप ये मान लीजिए ऐसा बन गया कि मेड इन यूएस प्रोडक्ट बन गया एक तरह से। तो वहां से इन्होंने पूरे जो टैरिफ वाली चीज़ है उसको बाईपास कर लिया। तो काफ़ी इंजीनियस मेथड है जिससे इन्होंने उसको टैकल किया है। बट हैविंग सेड ऑल द थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनसे जो इनके एनालिस्ट वगैरह हैं या फिर जो पूरी कंसर्न है, या फिर सिर्फ एक गोल्डिया में केस में नहीं, जितने भी आप ये पूरी लैब ग्रोन डायमंड है, जैसे अगर टाइटन भी देखोगे वहाँ पे भी उनका जो बियॉन ब्रांड है उसके उसको लेके भी यही क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपका ये जो सेनको गोल्ड है, उनका जो सेनेस ब्रांड है वो अच्छा कर रहा है रिलेटिवली, उनसे भी यही क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे जो एज अ लैब ग्रोन डायमंड है वो एज अ कॉमोडिटी के रूप में ना बन जाए आने वाले समय में। तो ये एक ओवरहैंग है। तो उस सभी चीज़ों से ये कंपनी आगे बढ़ रहा है और देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे अच्छा कर रहा है। अगर आप प्रोस्पेक्ट देखोगे, अगर ये लैब ग्रोन डायमंड वाला चीज़ इनका अच्छा चलता है, तो यहाँ से कंपनी में काफ़ी फर्दर अच्छी चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी लगती है। तो इसको काफ़ी अच्छे से ट्रैक करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप गोल्डियम को देखोगे ना, सिंस कंपनी काफ़ी पुरानी है तो इनके जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आपके पास कैश काफ़ी पड़ा है, डेप्ट फ्री है। तो इनको जो फर्दर केपेक्स करना है, एक्सपांसन करना है, उसके लिए इनको कुछ ये फंडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि आप देखते हो कि कोई भी हाई ग्रोथ कंपनी में काफ़ी दिक्कत होती है फंडिंग की, जितनी भी हमने कंपनियां डिस्कस की। तो ये पूरा आई होप आपको गोल्डियाम में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं मैंने एक ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। तो लेट्स पॉज द स्टोरी ऑफ गोल्डियाम हेयर 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 इटसेल्फ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिजनेस। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से पॉज लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी तक हमारे पूरे ज्वेलरी सेक्टर में B2C कंपनीज को देख लिया है, डायमंड वगैरह की कंपनियों को देख लिया है। अब हमारी बचती है जो आपकी B2B कंपनीज है। B2B कंपनीज देना क्यों जरूरी है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इन सभी कंपनियों में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आप ये देखिए पिछले कुछ समय में अगर आप लास्ट साल ही देखते हो ना, तो लास्ट अगर आप 2-3 साल देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारी कंपनियों ने IPOs लेके आए हैं। फ्रॉम RBZ ज्वेलर्स टू आपकी खजांची, टू आपका उत्सव, टू आपका शांति, फिर आपका जो द बिगेस्ट बिग डैडी पूरे सेक्टर का है वो आपका स्काई गोल्डन डायमंड्स है। तो एक एक करके सभी कंपनियों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। कौन सी कंपनी कहाँ प्लेस्ड होती है वो आप अंडरस्टैंडिंग करके खुद ही आप उससे जजमेंट ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्काई गोल्डन डायमंड से। अब स्काई गोल्डन डायमंड जो है वो मुझे इस सेक्टर की, पूरे ज्वेलरी सेक्टर अगर आप देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये कंपनी देखोगे जस्ट लाइक कल्याण ज्वेलर्स अपने आप को बहुत समय में काफ़ी मैच्योर किया है। नॉट जस्ट अपने गाइडेंस को बीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी ऑडिट्स वगैरह होती है, जो आपकी पूरी ये इफिशिएंसी होती है, गोल्ड लॉसेस वगैरह होते हैं, अपनी जो मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना, जो इनके मंगेश चौहान जो मैनेजमेंट है, वो लोगों ने क्या किया है, जो पूरी जो पॉलिसी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो लोग पूरा सैलरी से चेंज होके आपकी ये जो डिविडेंड वाला मॉडल होता है उसकी तरफ पूरा स्विच हो गए हैं। कहने का मतलब क्या है, दे आर ट्राइंग टू बेनिफिट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। तो उससे आपको ये दिखता है कि जो बिजनेस बिजनेस है काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस कंटेक्स्ट को लेते हुए हम लोग और डिटेल में स्काई गोल्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए स्काई गोल्ड आपने ये देखा पिछले बहुत सारे समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जो भी गाइडेंस देते हैं ये लोग उसको कंसिस्टेंटली बीट ही करते आए हैं हमेशा से। अब सेम सेम चीज़ में इन्होंने FY 26 में भी किया है। ऑलमोस्ट इनका पुराना गाइडेंस है, मतलब जो भविष्य भविष्य का गाइडेंस है उसको इन्होंने मतलब बीट ही किया है। और इनका अगर आप देखोगे ना, तो इनका जो अभी क्या है, ये लोग आगे बढ़ के आपका जो FY 30 का जो विजन है, मतलब स्काई गोल्ड 30 कहते हैं ये लोग, उस विजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए उसमें क्या है, कंपनी का जो मॉडल है, कंपनी अपना मॉडल को चेंज कर रहा है। मॉडल चेंज क्यों कर रहा है, बिकॉज कंपनी ये कहता है कि हम लोग अगर चाहे तो ये लोग मान लीजिए बहुत तेजी से और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया में जो आपका टाइम है, मतलब इनके बिजनेस के लिए आप देख रहे हो ना, इतनी जो ज्वेलरी कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट हर साल मान लीजिए 500 से 1000 नई रिटेल स्टोर्स खोले जा रहे हैं। अगर हम सबका ही नंबर्स को जोड़ दें, जितने भी आपकी लिस्टेड स्पेस में कंपनियां हैं या फिर जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, सबको जोड़े तो लगभग 1000 से ऊपर कंपनियां खुल रही हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि जो मान लीजिए एक वेल स्टैब्लिश प्लेयर है, वहाँ पे आपका डिजिटल ब्रांड भी इनसे सोना खरीदने आएगा, और आपकी जो वेल ब्रांडेड ब्रांड्स हैं वो भी इनसे सोना खरीदने आएगी। तो कंपनी को जो मतलब वॉलेट शेयर गेन करने का स्कोप दिखता है ना, वो बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे कंपनी का एम क्या है? कंपनी, अगर आप एफ वाई ट्वेंटी क्वार्टर 3 में इन्होंने अपने विजन 2030 को शेयर किया था, तो आप पाएंगे कंपनी अपने मॉडल को कैसे चेंज किया। कंपनी अब यहाँ से बात करता है कि हम लोग आ, एक बहुत तेजी से ग्रो को ना देखते हुए रादर कैश जनरेटिंग मॉडल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। कम कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे जो इनका विजन FY30 है, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो कि इनका जो गाइडेंस है, लगभग मान लीजिए अपने जो इनका पैट होता है उसका लगभग 20% अपने कैश में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो जब आप अपने पैट से, मतलब आपका टॉप लाइन आया, ठीक है, टॉप लाइन आप आता हो आया, टॉप लाइन तो आप किसी भी रूप में दिखा सकते हो कि मतलब मान लीजिए एक आप मान लीजिए जैसे इटर्नल जैसी कंपनी है, मतलब आप स्टार्टअप जैसी कंपनी है, आप अपने टॉप लाइन को दिखा सकते हो, आपने डिस्काउंट्स वगैरह दे दिए, चीज़ों को बेच दिया, तो वो टॉप लाइन आ गया। टॉप लाइन आ गया, अब जो पैट है, पैट भी बहुत रूप में आप दिखा सकते हो। अल्टीमेटली अगर आपके बैलेंस शीट में अगर आपका कैश नहीं आ रहा है, तो आप भविष्य में कितना ग्रो कर पाओगे उस चीज़ों की जो मतलब ये जो मतलब सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस होता है ना, वो आपका कितना समय तक रहेगा, वो आपका बेसिकली कैश डिसाइड करता है। तो उस बेस पर अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अपने कंपनी उसी लिए जो विजन 2030 है, उसमें जब ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ये लोग वही कहते हैं कि हम लोग लगभग अपने पैट को 20% अपने कैश में पूरा कन्वर्ट करेंगे। तो उससे आप ये पाएंगे इनका जो भविष्य में जो भी फ्यूचर एक्सपांसन होना है, वो आपका विदाउट टेकिंग एनी ये मतलब QIP वगैरह हो गया है, या फिर पैसे इनको रेज नहीं करने पड़ेंगे। और कंपनी जो है FY30 तक अपना डेट फ्री भी होने की बात करता है। मतलब क्या है, आने वाले जो इनका ट्रेजेक्टरी दिख रही है इनको, वहां से लोग डेट फ्री हो जाएंगे। आपका बैलेंस शीट क्लीन हो रहा है, टॉप लाइन भी ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए ये लोग, इन लोगों ने एक और चीज चेंज किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये लोग जैसे आप देख रहे हो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो ये लोग अपने मॉडल को चेंज करके जो इनका टॉप लाइन ड्रिवन मॉडल होता है उससे चेंज करके रादर मान लीजिए वॉल्यूम ड्रिवन मॉडल हो गया, या फिर जो पैट है उसकी बेसिस पे लोग गाइडेंस देते हैं। अब यहाँ से अगर आप कंपनी के बारे में आपको बताऊं, नेट जो इनका गाइडेंस वगैरह है, तो मान लीजिए इनका जो टॉप लाइन है लगभग 30 से 35% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। जो इनका पैट है वहाँ पे मार्जिन एक्सपांसन करने की बात करते हैं। तो अगर आप FY26 देखोगे ना, लगभग 4.5 से 4.75 पे पैट मार्जिन की बात करते हैं। और वहां से अगर आप देखेंगे FY30, तो उस पर भी पैट मार्जिन जो है इनका फर्दर बढ़ने के चांसेस है। तो 5.25% पे ये लोग एंड करने की बात करते हैं, और लगभग 945 करोड़ करने की बात करते हैं। अगर आप नेट निकालोगे इनका, तो लगभग 40-45% भी ये कंपनी पूरा ग्रो करने की ट्रैजेक्टरी रखता है। अब इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो समझना क्यों जरूरी है, वो अगर आप समझ जाओगे तो जब आप बाकी कंपनियों को देखोगे ना इस सेक्टर की, मतलब B2B मॉडल की, जैसे सब शांति गोल्ड डिस्कस करेंगे, तो आपको उनमें काफी हेल्प मिलेगा। तो देखिए कंपनी का जो मॉडल ना, ये लोग अभी जो आउटराइट परचेज ऑफ गोल्ड होता है उससे चेंज होके आपका मान लीजिए ये एडवांस गोल्ड जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। एडवांस गोल्ड क्या है? ये RBZ का जो जॉब वर्क वाला सेगमेंट है उसकी तरफ से बिल्कुल है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका टाइटन है, मान लीजिए ये कंपनियां हैं, ये आएंगी खुद का गोल्ड लाएंगी, इनको देगी, और ये उस पर कारीगरी वाला काम करेंगे और उसको वापस दे देंगे। कहने का मतलब क्या है, आपका जो टॉप लाइन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, बट जो आपकी मार्जिन है वो आपका रिलेटिवली बेटर हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे आपका मान लीजिए स्काई गोल्ड आगे बढ़ने की बात करता है। बाकी ये लोग अभी, और अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपको, बाकी ये लोग अपने एक्सपोर्ट वगैरह में जो आपका दुबई है वहाँ पे ये लोग बढ़ाने की बात करते हैं। उसमें जो मान लीजिए जैसे कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट है, उससे उतना कुछ इनको इम्पैक्ट आया नहीं है। तो वो चीज़ है। बाकी ये लोग आपको मान लीजिए US वगैरह है, उसमें भी ये लोग और एक्सपांड करने की बात करते हैं। इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज वगैरह है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। कैश फ्लोज में ये लोग ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए हैं, आने वाले क्वार्टर में उसको भी कैश फ्लो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये पूरी कुछ चीज़ है स्काई गोल्ड के बारे में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, बिजनेस काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं कुछ और पॉइंट्स अगर आपको बताऊं मैं स्काई गोल्ड का, तो लेट मी जस्ट सी। तो ऑलमोस्ट हमने स्काई गोल्ड के सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, तो सभी डायरेक्शन में स्काई गोल्ड अच्छा ही आगे बढ़ रहा है। आप इसको अच्छे से ट्रैक कीजिए, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। मतलब ये एक एग्जांपल सेट करता है, बाकी जो इनकी B2B बिजनेस 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 है, उन सभी को एक तरह से स्काई गोल्ड का पाथ फॉलो करना है अगर वो आगे जाके ग्रो अच्छे से करना चाहते हैं। तो लेट्स सी वो लोग कैसे फॉलो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी सेक्टर में। तो आप देखेंगे, चलिए हम बात करते हैं, कहाँ गया? एक, हाँ तो ये रहा। तो अब हम लोग बात करें उत्सव। अब मैं उत्सव और शांति गोल्ड दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, तो साथ में डिस्कस करता हूँ। देखिए उत्सव और शांति गोल्ड गोल्ड जो है, दोनों ही आपकी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, मुंबई से निकली हुई कंपनी है। अंधेरी वगैरह में इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दोनों कंपनियां क्या कर रही है, दोनों कंपनियां का रिसेंटली IPO आया है। ऑलमोस्ट कुछ समय का कुछ डिफरेंस होगा। अब उत्सव गोल्ड को अगर आप देखोगे, FY26 इनके लिए काफी अच्छा गया है। इनका जो आने वाला गाइडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मान लीजिए 60 से 70% पे ग्रो करने की बात करते हैं। सेम शांति गोल्ड भी ऑलमोस्ट एक्जैक्टली सेम 60 से 70% पे ग्रो करने की बात करता है। और अभी देखेंगे दिक्कत क्या है इस दोनों कंपनी में। आप देखोगे इनका जो केस है ना, कुछ मान लीजिए सेंट्रो गोल्ड वाला केस चल रहा है, या फिर जो DP आभूषण है वैसा वाला केस चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों कंपनियों में उत्सव और शांति गोल्ड जो है, दोनों के केस में आपको दिखेगा FY27 के अंदर आपका जो मार्जिन है वो आपका रीसेट होने वाला है। उस कारण दोनों कंपनियों का जो पैट ग्रोथ है वो आपका मान लीजिए ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल आएगा। जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने शांति गोल्ड का निकाला था, लगभग 160 करोड़ उनका आने वाला है। मतलब FY26 उनका अगर आप देखोगे, लगभग मान लीजिए 140 करोड़ पे एंड हुआ था, तो 20 करोड़ का जंप होने वाला है। मतलब हार्डली 10-15% का पैट में आपको जंप मिलेगा। कहने का मतलब क्या है,
दोनों कंपनियों के केस में आपको दिख रहा है कि आपका जो मार्जिन है वो आपका रीसेट हो रहा है, बिकॉज आपको इन्वेंट्री गेन्स है वो आपको FY 26 में मिल रही थी। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़े तो वो अगेन चीजें आपको चेंज हो सकती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, दोनों कंपनियां जो है अपना केपेक्स कर रहा है। उस सब का मान लीजिए 2500 करोड़, 2500 kg का इनका ऑलरेडी प्लांट है। आई थिंक 1500 kg का इनका प्लांट था। इन्होंने उसको बढ़ा के लगभग 2500 kg भी किया है। शांति गोल्ड के केस में अगर आप देखोगे, इनका जो प्लांट था मान लीजिए 2700 kg का उनका प्लांट था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसको बढ़ा के इन्होंने मुंबई में ये लोग प्लांट कर रहे हैं लगभग 4000 करोड़, 4000 kg का। जयपुर से ये लोग नॉर्थ इंडिया का टारगेट करेंगे, लगभग 2000 kg का इनका प्लांट आ रहा है। और दोनों कंपनियां वही 60 से 70% पे ग्रो करने की बात करती है। और अगर आप देखेंगे लगभग 30 से 40% वॉल्यूम ग्रोथ की बात करती है। और बाकी सिंस इनका इन्वेंट्री है वो आपका सस्ते दाम पे खरीदा हुआ गोल्ड है, उसी कारण इनका जो इनका टॉप लाइन है वो लगभग 60 से 70% पे ग्रो करेगा। और इनका बट दोनों कंपनियों के केस में क्या है, जो आपका पैट है उसमें आपको उतना जंप नहीं दिखने वाला है, मार्जिन की आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है अभी इस दोनों कंपनियों में। बाकी FY 30 का जो दोनों कंपनियों का जो विजन है, दोनों कंपनियां वही कहती है कि लगभग हम आराम से मान लीजिए 35 से 45% के बीच में दोनों कंपनियां ग्रो करेंगी। तो देखते हैं दोनों कंपनियां यहाँ से कैसे परफॉर्म करती है आने वाले क्वार्टर्स में। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। आई होप कि ये दोनों कंपनियां जो है, जो अपना इनका जो इन्वेंट्री है उसके मॉडल को चेंज करके अपनी जो मार्जिन है उसकी कंसिस्टेंसी की तरफ आगे बढ़े, तो कंपनियां काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी आने वाले समय में। तो ये दोनों चीज आपका शांति गोल्ड और उत्सव गोल्ड के बारे में हो गया। अब चलिए बात करता हूँ श्रृंगार हाउस। अभी श्रृंगार हाउस जो कंपनी है ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है बिकॉज अनलाइक आपका जो उत्सव है और जो शांति गोल्ड कंपनी है, आप देखेंगे श्रृंगार हाउस जो है कंपनी है, यहाँ पे आपकी जो GML हो गया, M6 पे लोग हेजिंग वगैरह वगैरह करते हैं। उससे क्या होता है, फिर बैक टू बैक परचेस सेल करते हैं, मतलब नेचुरल हेजिंग करते हैं। तो उससे इनकी जो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वो आपको काफी रिलेटिवली स्टेबल मिलती है जब मैं कंपेयर करता हूँ उत्सव से या फिर शांति गोल्ड से। दूसरा चीज क्या है, ये जो अपने सेगमेंट में काफी डोमिनेट करता है, मतलब ये लोग मंगलसूत्र बनाते हैं, तो उसमें इनका एक तरह से मान लीजिए मार्केट डोमिनेंस है पूरे इंडिया में। उसका रिजल्ट आपको ये दिखता है कि इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लगाई है। इनके जो क्लाइंट्स है आप देखिए, जो आपका स्काई गोल्ड है उसको तनिष्क को अपना क्लाइंट बनाने के लिए कितना समय लग गया। उन्होंने रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर में तनिष्क को अपना क्लाइंट ऑनबोर्ड किया है और अभी वहां से अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाना स्टार्ट किया है। वहीं जब आप श्रृंगार हाउस को देखोगे ना, ये कंपनी ऑलरेडी इनके पास जो इनका क्लाइंटल है ना, वो आप देखिए दमास दमास जो हमने बात किया, जो टाइटन ने आपका मिडिल ईस्ट वाली कंपनी को एक्वायर किया है, जो अभी जो आपका ये स्काई गोल्ड है उसका भी दमास क्लाइंट है। तो इस श्रृंगार हाउस के पास वो ये क्लाइंट्स अभी ऑलरेडी हैं। इंद्रिया जो अभी आदित्य बिरला की पहली अभी कंपनी आई है, इनके पास ये भी क्लाइंट है। और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, कल्याण वगैरह बाकी कंपनियां जो है। अब देखिए श्रृंगार हाउस का मतलब फिलॉसफी क्या है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका मान लीजिए लगभग मान लीजिए 1000 के ऊपर इनके पूरे क्लाइंट्स वगैरह हैं। अब ये लोग इस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अपने नॉन कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब कॉर्पोरेट में बढ़ने से क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ना, जो आपका स्काई गोल्ड की केस में एडवांस गोल्ड लेने से आपकी वर्किंग कैपिटल है वो आपकी बेटर होती है। वैसे श्रृंगार हाउस आपके नॉन कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट पे जाएगा, तो वहाँ पे जो आपके पेबल डेज होते हैं, क्रेडिटर डेज होते हैं, वो आपके कंप्रेस हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल लीन होती है, जब आपकी वर्किंग कैपिटल लीन होगी तो आपके मार्जिन में उसका इंपैक्ट दिखेगा, वो आपको अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो ये श्रृंगार हाउस का पूरा बिजनेस मॉडल है। बाकी ये कंपनी यहाँ से और क्या चीज़ें देखती है, कंपनी अपना अपना जो गाइडेंस देता है वो आपका 30 से 35% पे ग्रो करने की बात करता है। बाकी इस कंपनी को देखोगे, जब इनका IPO आया था तो एक कंसर्न ये था कि कंपनी का जो पूरा मान लीजिए पोर्टफोलियो है वो आपका मंगलसूत्र में है। अब इंडियन मार्केट को अगर आप देखोगे ना, जैसे ब्राइडल ज्वेलरी ज्वेलरी होगी, तो वही आपका मान लीजिए 20 से 30% पूरे टाइम को कमांड करता है। उसके बाद आपके रिंग्स हो गए, नेकलेस वगैरह होंगे, बैंगल्स होते होंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब क्या, मंगलसूत्र इज अ स्मॉल टाइम ऑफ द होल ज्वेलरी सेक्टर इन इंडिया। तो उसके कारण क्या है, श्रृंगार हाउस को अगर पूरा बढ़ना था तो इनको अपने प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाना जरूरी था। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने यही किया है, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अब मंगलसूत्र से आगे बढ़ के आपकी जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है वहाँ पे भी आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो कि देखेंगे इस बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखते हैं, और कंपनी वही कहता है आने वाले कुछ 1 या 2 सालों में लगभग 1/3 ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपको ब्राइडल ज्वेलरी से लाने की बात करते हैं। और उसके लिए इनके पास आप देख रहे हो जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, मतलब जो कल्याण है, आपकी जो टाइटन वगैरह है, वो ऑलरेडी आपके पास ये लोग ऐसे बात करते हैं, टाटा बिरला को हम लोग बेचेंगे। तो वो सारे क्लाइंट्स इनके पास ऑलरेडी हैं, तो इनके पास बहुत स्कोप है उनका वॉलेट शेयर गेन करने का। तो देखते हैं श्रृंगार हाउस कैसे आगे बढ़ता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप श्रृंगार हाउस को देखोगे ना, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे स्काई गोल्ड या बाकी कंपनियों से अलग है। अब श्रृंगार हाउस करना क्या चाहता है, ये लोग जो इनका एडवांस गोल्ड है उससे चीज़ें बदल के आपका जो आउटराइट परचेज है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब इस कंपनी को लेके मुझे बड़ा बस यही कंसर्न है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना टॉप लाइन को अगर लोग ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लोग खुद से गोल्ड को परचेज करना चाहते हैं। मतलब गोल्ड की रिस्क जो है, इन्वेंट्री का जो रिस्क है, अपने बैलेंस शीट पे लेना चाहते हैं। इन्वेंट्री का रिस्क नॉट जस्ट इन द केस ऑफ प्राइसेस, रादर इन द केस ऑफ ऑल्सो, कि आप गोल्ड की इन्वेंट्री लोगे ना तो आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा लगेगी। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर में ये लोग अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज जब आप गोल्ड खुद से परचेज करने लग जाओगे तो आपकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगी। वही जब आप एडवांस गोल्ड लेते हो, जैसे आपने स्काई गोल्ड के केस में देखा, वहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल लीन हो रही है, उनका लगभग 40-50 डेज पे आ गया है। तो देखते हैं सिंगर हाउस उस चीज़ को कैसे टैकल करता है। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है। ये लोग भाई जॉब वर्क से स्विच होकर आपकी डायरेक्ट परचेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
बाकी लेट्स सी ये कंपनी कैसे आगे बढ़ता है। सो श्रृंगार हाउस को यहीं पे पॉज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बिजनेस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ 2 या 3 नेम्स बचे हैं पूरे इस सेक्टर के लिए। तो अब मैं आपसे आरबीजेड और खजांची को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, इसको मैंने एंड में क्यों रखा, तो आपने ये देखा, हमने डायमंड की जितनी भी कंपनियां हैं उनको डिस्कस कर लिया। आपकी जो नेचुरल ज्वेलरी करता है उनको भी डिस्कस कर लिया, B2C मॉडल्स को डिस्कस कर लिया, B2B मॉडल को डिस्कस कर लिया। अब इन सभी के बीच में जो आपकी आरबीजेड और खजांची है, ये दोनों समवेयर इन बिटवीन प्लेस करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप आरबीजेड को देखोगे, ये आपका कहाँ पे काम करता है, आपका अहमदाबाद में इनकी स्टोर है, जवेरी जी जो है उनकी स्टोर अहमदाबाद में है। अब ये लोग जॉब वर्क में काम करते हैं, होलसेल में काम करते हैं। फिर ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, सूरत और राजकोट में अपने स्टोर्स को खोलने की बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सा आरबीजेड का बताऊँ ना, तो आरबीजेड का मॉडल देखोगे ना आप, अभी ये जो कंपनी है मान लीजिए एक ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक जैसे मैंने कुछ कंपनी आपको बताया कि वहाँ पे आपको मार्जिन की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है ना, तो वही आप देखते हो कि आरबीजेड में तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं दिखती है। हालांकि इनकी जो मैनेजमेंट है जो भी अपना गाइडेंस देता है उसको अच्छे से फुलफिल करता है। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर में भी उसको काफ़ी आउट मतलब अच्छे से फुलफिल किया है। दिक्कत मुझे ये लगी कि इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो ये लोग पहले अपने रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह को देते थे, इन्होंने अभी नहीं दिया है। अब अगर इनका जो अर्लियर गाइडेंस है उसको मैं ले आऊँ, तो मान लीजिए इन्होंने कहा है कि लगभग 750 से 800 करोड़ के बीच में ये लोग अपना FY 2027 में रेवेन्यू करने की बात करते हैं। लगभग 55 करोड़ पे इन्होंने FY 2026 को एंड किया है। FY 2027 अगर आप बहुत ही बेस्ट केस ले लोगे ना, तो भी 55-60 करोड़ से ऊपर नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज उनकी स्टोर है, जो एक्स्ट्रा ड्राइवर था वो आपका स्टोर ओपनिंग से आने वाला था। अब इन्होंने गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है, तो इन्होंने जो स्टोर ओपनिंग है उसको अगेन जस्ट लाइक वन मोर कंपनी विच वी हैव डिस्कस्ड, इन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया है जस्ट लाइक डीपी आभूषण। तो ये लोग H2 में अपने सूरत और राजकोट के स्टोर्स को खोलेंगे। तो क्या है, आने वाला जो 6 महीना है वहाँ पे आपको अगेन दिख रहा है कि चीज़ें डिले हो रही है। इसके अलावा क्या, जब आप नया स्टोर खोलते हो तो ये लोग पिछले क्वार्टर में ये लोग कह रहे थे कि हम लोग बैंड बाजा बारात से अपनी पूरे स्टोर्स की एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो उससे क्या दिखता है, आपकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, A&P कॉस्ट होते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कॉस्ट होती है, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो अगेन उससे आपकी मार्जिन जो है पूरी अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये पूरा आरबीजेड का केस है। और बाकी एक और ओवरहैंग इनके केस में ये है कि इनका जब IPO आया था तो इन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है, तो उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो आपका कम हो गया है। तो ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। अब देखिए, ये मार्केट के लिए कंसर्न क्यों है। अब जब मैं आरबीआई को देखता हूँ, तो अपनी तो ये तो चीज़ अभी तक देख लिया होगा कि ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स जो है 20% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। बट वहीं पे जैसे उत्सव हो गया, शांति हो गए, ये सभी कंपनियां क्या है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगा रहा है, वहाँ पे भी लगभग 30% पे वॉल्यूम ग्रो करने की अपनी, डिस्पाइट इतनी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है, वो लोग उसके बाद भी 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं। वहीं जो आरबीजेड है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगा नहीं पा रहा है। तो अगेन, तो मेरे पास जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आरबीजेड के केस में बहुत कम दिखता है। बट वंस इनका जो H2 यहाँ से निकलेगा, तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि जब इनकी स्टोर्स आ जाएगी तो वहाँ पे कैसे ट्रैजेक्टरी रहेगी, क्या चीज़ें चेंज होती है, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बिजनेस को हम लोग ट्रैक करते रहेंगे और बाकी कुछ अपडेट्स आएंगे, आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू। तो चलिए नेक्स्ट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, खजांची ज्वेलर्स। तो खजांची ज्वेलर्स जो है वो भी सेम आरबीजेड वाला ही केस है। ये भी मान लीजिए आपका चेन्नई बेस्ड कंपनी है। अगेन आपकी B2B में काम करती थी, इन्होंने क्या किया, अभी मान लीजिए कुछ आई थिंक कुछ 500 करोड़ की पोटेंशियल रखने वाला एक चेन्नई में एक स्टोर खोला है। उसके कारण क्या हो रहा है, इनका जो मार्जिन है, इन्होंने कहा है कि लगभग 25% मार्जिन इंप्रूव होने की स्कोप दिखती है। तो उस कारण आपको ये दिख रहा है कि इनका जो पूरा मतलब ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल है ना, वो आपका बढ़ रहा है। उसी कारण क्या है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये पूरा खजांची का केस है। और ये लोग आगे आगे का गाइडेंस भी यही देते हैं कि आने वाले समय में आपका 2 या 3 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं, अगेन वही चेन्नई एरिया में Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। तो ये पूरा मॉडल है। बट इनके केस में क्या है, इनका पूरा जो रेवेन्यू है वो आपकी एक स्टोर पर डिपेंडेंट है। बाकी देखते हैं, जस्ट लाइक द सेम केस ऑफ आरबीजेड, बट ऑफकोर्स डूइंग मच बेटर देन द आरबीजेड। तो खजांची का ये पूरा केस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इन्होंने इनका कुछ कॉन्कल हुआ नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी अपडेट्स फ्रॉम दैट साइड। सो लेट्स सी बाकी खजांची कैसा करता है। सो चलिए, आप लोग अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको टाइमैक्स और इथोस के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। अब इसको मैंने इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज आप देख रहे हो ना कि जितना भी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो पूरा सेक्टर है ना, जब हम डिस्कस कर रहे हैं ज्वेलरी को, तो ज्वेलरी सेक्टर को मैं एक आइसोलेशन में नहीं देख सकता। यहाँ पे देख रहे हो कि जितने भी प्लेयर्स, जैसे अगर आप सेनको गोल्ड को देखते हो, सेनको गोल्ड भी जो है वो भी आपका मतलब सेनेस ब्रांड के लैब ग्रोन की तरफ जा रहा है, वॉचेस बेच रहा है। वॉचेस नहीं, मतलब आपकी ये जो पर्स वगैरह होते हैं, वॉलेट्स वगैरह होते हैं, उनको बेच रहा है। आप टाइटन को देखते हो, वो भी इन सारे सेगमेंट में आगे बढ़ता है। और बाकी कंपनियां भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो आपका पूरा ये वॉच वाला सेगमेंट है ना, मतलब जो प्रीमियम प्लेस हो रहे हैं, वो आपकी मोरलेस इन लाइन चलता है। अब अगर मैं आपसे ये मैंने जो स्लाइड रखी है यहाँ पे, ये मैंने कुछ 8 या 9 महीने टाइमक्स और इथोस को एक्सप्लेन करते हुए शेयर किया था। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हो जो एथॉस है, एथॉस का क्या है, वो लोग आपकी वो जो बोटिक्स वगैरह खोलते हैं। तो उसमें क्या है, आप देख रहे हो कि उनका स्टोर तो काफ़ी तेजी से खुल रहा है। बट सिंस आप देख रहे हो वहाँ पे जो आपकी ये जो वॉचेस वगैरह होती है वो आपकी स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होती है, तो आपकी स्विस करेंसी जो होती है उसी कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो वहाँ पे आपका मार्जिन अफेक्ट हो गया है। दूसरा, आपके स्टोर्स खोलते हो तो वहाँ पे आपका मान लीजिए
कॉस्ट वगैरह है वो आपके बढ़े हुए हैं। तो आपका जो एथॉस है वो कुछ उस तरह से आगे बढ़ रहा है। वहीं जब आप टाइमेक्स को देखते हो, और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था जब मैं आपसे टाइटन डिस्कस कर रहा था, तो आप पाएंगे कि आई हैव टोल्ड यू कि टाइटन के केस में आप देखते हो मार्जिन जो है उनका 17-18% पे गया हुआ है। और जो टाइमेक्स है आप देख रहे हो ओमनी चैनल प्रेजेंस के कारण पिछले बहुत समय से ये कंपनी काफी कंसिस्टेंटली ग्रो करती आ रही है। तो इसको मैं काफी समय से ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो देखिए, आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो ये कंपनी का जो मार्जिन है इस पर्टिकुलर ईयर में जो आपका 14% पे आ गया है। तो लेट्स होप कि आने वाले क्वार्टर में ये मार्जिन यहाँ से फर्दर जो इंप्रूव कर पाए। और कंपनी ने FY 2026 को तो काफी अच्छे नोट पे एंड किया है, लगभग 75 करोड़ पे एंड किया है। तो आई होप आपको टाइमक्स वगैरह को भी आप उसको एक साथ में देखिए पूरे ज्वेलरी सेक्टर में। तो लेट्स होप कि आपको इस वीडियो से काफी चीजें समझ में आई होगी। तो हमने पूरे इस वीडियो से क्या समझा, आप देखिए, जो अगर आप आपका FY 2026 जो एंड हुआ है, तो आपने देखा कि पूरा FY 2026 में जो पूरा ज्वेलरी सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है काफी अलग अलग फेजेस से गुजरा है पिछले 2 सालों में। आपका मतलब कस्टम ड्यूटी पहले घट गई, फिर आपकी बढ़ गई, गोल्ड के प्राइसेस काफी चेंज हो गया, फिर भी सभी कंपनियां काफी अच्छे से ग्रो की है। उसमें आप देख रहे हो हर तरह की कंपनी हमें दिख गई। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों को अगर आप देखोगे ना, सब आराम से 20-25% पे ग्रो कर रहा है। ऑफकोर्स बहुत सारी कंपनियों में किसी को वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप देखिए ना, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गई है तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपका बढ़ गया है। बट आप जब ज्वेलरी सेक्टर को देखते हो ना, तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि इस पूरे सेक्टर में आपकी जो डिमांड है, जैसे मैंने एक और सेक्टर का डिस्कस किया था, तो यहाँ पे डिमांड आपकी डेफर होती है, मतलब डेफर्ड है, मतलब किल नहीं हो रही है। जैसे आप अगर फुजियामा को मैंने बात की थी, वहाँ पे डिमांड आपकी किल हो जाती है। यहाँ पे जब आपकी ज्वेलरी सेक्टर है, एक इंसान है जो शादी करनी है, तो वो तो अपनी ज्वेलरी परचेस करेगा ना। तो ये सेक्टर कुछ उस तरह से काम करता है। तो लेट्स होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर दिस वीडियो विथ मोर पीपल, ताकि ये चीज़ ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।